Hello guys, welcome back to our channel part 8 Reborn of My Devil Dad. चैप्टर 36 आदित्य की मेहर के लिए जुनून। अगली सुबह आदित्य की आंख अचानक से अपने फोन की वाइब्रेशन सुनकर खुल जाती है जो उसके साइड टेबल ही रख हुआ था। आदित्य जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर फोन टेबल से उठाकर देखता है तो उसका से किए हुए अलार्म का वाइब्रेशन था जो आदित्य ने कल रात सोने से पहले लगाया था क्योंकि उसे आज कहीं जाना था सुबह सुबह, इसलिए उसने जल्दी उठने के लिए 4 बजे का अलार्म सेट कर उसे वाइब्रेशन मोड पर रख दिया था। वो इसलिए क्योंकि आदित्य नहीं चाहता था कि अलार्म की रिंग सुनकर मेहर या फिर आरोही की नींद डिस्टर्ब हो। आदित्य फोन को हाथ में लेकर आलम बंद कर बेड पर उठकर बैठ जाता है। बैठने के बाद वो अपने साइड में देखता है तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आरोही पूरी तरह से मेहर के सीने से चिपक कर सो रही थी और इस वक्त उसके होठों पर एक प्यारी और क्यूट सी स्माइल थी जो उसे और प्यारा आना रही थी। मेहर भी आरोही को अच्छे से अपने सीने छुपाए हुए सुकून के साथ सो रही थी। ये सुकून बहुत कम ही देखने को मिलता है उसके चेहरे, वरना हमेशा उसके फेस कोई भाव ही नहीं रहते हैं। आदित्य दोनों को ऐसे सोते देखकर स्माइल करते हुए उनके माथे को हल्के से चूमकर बेड से उठ जाता है और वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर में आदित्य रेडी होकर बाहर चला जाता है। एक अंधेरे कमरे 3 आदमियों को चेयर से बांध कर रखा गया था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पूरी रात टॉर्चर किया गया हो। तीनों के शरीर पर जख्मों के निशान साफ दिख रहे थे और हल्का खून भी रिस रहा था। अभी वो तीनों बेहोश थे। पूरी रात टॉर्चर और पिटने के बाद जब उन लोगों से दर्द सहन नहीं होता तो वो बेहोश हो जाते हैं। उस कमरे में करीब 20 ट्रेंड गार्ड्स से भरा हुआ था। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो कोई आम गार्ड्स नहीं है। उनका फिजी अच्छा खासा था। उनमें से हर एक गार्ड एक साथ 5-6 लोगों को संभाल सकता था। बाहर से भरी कदमों की अटाहट सुनाई देती है जिसे सुनकर वो गार्ड अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाते। अपना सर झुकाकर कुछ देर एक आदमी अपने खतरनाक और डार्क और के साथ अंदर आता है और जाकर सीधे उन तीनों के सामने रखी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। इस आदमी के फेस पर मास्क था लेकिन उसे आता हुआ और सबको अपने सामने झुकने पर मजबूर करने के लिए काफी था। ये आदमी और कोई नहीं हमारे आदित्य राजवंश थे और जो 3 आदमी अपनी अधमरी हालत में आदित्य के सामने वाली चेयर पर बंधे थे ये वही तीनों थे जो मेहर को देखकर अपने मुंह से लार टपकाने लगे थे। और ये चीज आदित्य नोटिस कर ली थी कि कैसे ये तीनों उसकी बेबी को अपनी हवस भरी नजरों से देख रहे हैं जो उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। इसलिए आदित्य मेहर को वॉशरूम का बहन बनाकर अपने गार्ड्स को मैसेज उन्हें किडनैप कर अच्छे से खातिरदारी करने के लिए ऑर्डर देकर वापस से मेहर और आरोही के पास आकर बिल्कुल मासूम बन उनके सामने जाकर अपनी आइसक्रीम एंजॉय करने लगता है। आदित्य अपनी चेयर पर बैठने के बाद उन तीनों को अपनी लाल आंखों से देखते हुए एक गार्ड को इशारा कर उन्हें होश में लाने के कहता है। गार्ड तुरंत आदित्य का इशारा समझकर वहां से चला जाता है। वो गार्ड अपने साथ 3 पैकेट लाता है और लाकर एक कर तीनों को ऊपर उड़ेल देता है। गर्म पानी पड़ते हैं। तीनों झटके से अपने होश में आ जाते हैं और दर्द से करहाने लगाते हैं। उन तीनों की दर्द भरी आवाज सुनकर आदित्य के होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। उसे बहुत सुकून मिल रहा था उन लोगों को ऐसे दर्द में देखकर। जब वो तीनों अपने सामने बैठे इंसान को देखते हैं तो गिड़गिड़ाते हुए बोले, सर हमें जाने दीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, प्लीज सर। उनकी बात सुनकर आदित्य गुस्से से अपनी जगह पर खड़े होकर उनके पास जाकर एक एक मुक्का तीनों के मुंह पर मारकर अपनी सर्द आवाज में कहता, तुम लोग सच में नहीं जानते कि तुम लोगों ने क्या किया है। उसकी सर्द आवाज सुनकर उन तीनों के साथ गार्ड्स भी डर जाते हैं। आदित्य से वो तीनों कंफ्यूजन से एक दूसरे को देखते हैं। अपने दिमाग पर जोर डालने लगाते हैं कि भला उन लोगों ने कब इतने बड़े आदमी को ऑफेंस किया, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आता तो वो कंफ्यूजन से आदित्य को देखने लगाते हैं। आदित्य उन तीनों को ऐसे बेवकूफ की तरफ अपनी तरफ देखते देखकर अपनी भरी खरतारंक आवाज में बोला, तुम लोगों ने खुद अपनी मौत को न्योता दिया है मेरी बेबी प्यार अपनी गंदी नजर डालाकर। अब कुछ याद आया या नहीं? आदित्य की बात सुनकर वो लोग जोर देते हुए थोड़ा सोचते हैं तो उन्हें याद आता है कि कैसे कल रात आइसक्रीम पार्लर वो लोग कैसे मेहर को अपनी हवस भरी आंखों से देखकर एक दूसरे कह रहे थे कि काश वो लोग एक बार उसे चख ले तो मजा ही आ जाए। और ये बोलकर वो लोग गंदी सी हंसी हंसते हुए मेहर को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। इस बारे में सोचकर उन लोग की पूरी बॉडी डर से सिहर जाती है और वो अपनी आंखों डर लिए आदित्य की तरफ देखते जो बहुत ही खतरनाक तरीके से उन लोगों को अपनी डरावनी आंखों से देख रहा था, जैसे अभी उनकी जान ले लेगा। अपने हाथ से उनकी आंखों डर देखकर आदित्य जोर हंसते हुए बोला, हा हा हा, अब डर लग रहा है लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। इतना बोलकर आदित्य अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोला, इन लोगों की आंखें निकाल कर समुद्र में फेंक दो ताकि समुद्र के जानवरों को कुछ पेट भर जाए और इन्हें भी पता चलना चाहिए कि इन लोगों ने किस पर अपनी गंदी नजर डाली है। इतना कहने के बाद आदित्य बिना एक पल गवाए बिना वहां से अपने लंबे कदम लेकर निकल जाता है और वही वो तीनों आदित्य की सजा सुनकर डर से वापस से बेहोश हो जाते हैं।
आदित्य अपनी गाड़ी में बैठकर अपने मन में जुनूनियत से बोला, मेरी बेबी पर बुरी नजर डालने वालों का यही हश्र होगा। बेबी को देखने का, उसे प्यार करने, उसे छूने का उसके है एक इमोशन पर सिर्फ मेरा हक है। अगर किसी ने भी मेरी को मुझे दूर या फिर उसके बारे कुछ गलत सोचा भी तो मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। ये सब कहते आदित्य एक सनकी से कम नहीं लग रहा था। उसके हर एक शब्द में मेहर के लिए अलग ही जुनून दिख रहा था। वही मेहर की जब आंख खुलती है तो आदित्य उसे पूरे कमरे में कहीं दिखता है तो सोचती है शायद जिम चला गया होगा, क्योंकि आदित्य ने बहुत दिनों से अपना वर्कआउट नहीं किया था। इसलिए मेहर ज्यादा ना सोचते अपनी जगह से उठकर आरोही के फोरहेड को प्यार से किस कर उसके चारों तरफ पिलो लगाकर खुद फ्रेश होने चली जाती है और अपना रोज का रूटीन फॉलो करते हुए अपने काम करने लगती है। अभी वो लोग अपना नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे कि तभी नीलम जी आदित्य को वहां ना देखकर मेहर से पूछती, मेहर आदि कहाँ है, क्या आज वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगा? उनकी बात सुनकर मेहर शांति से जवाब देते हुए बोली, मॉम वो सुबह ही कहीं चले गए हैं। इतना बोलकर मेहर प्लेट से बाइट तोड़कर आरोही को खिलाने लगती है। वहीं नीलम जी मेहर की बात सुनकर आगे और कुछ नहीं पूछती और वो भी अपना नाश्ता करने लगती है। सब अभी अपना नाश्ता कर ही रहे थे कि उनके कानों में अर्नव की आवाज पड़ती है, जो कह रहा था, मॉम डैड मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है। अर्नव के ये खाते हैं नीलम जी और नरेन जी अपना खाना छोड़कर पहले एक दूसरे को देखते, फिर नीलम जी अर्नव को देख एक स्माइल के साथ बोली, हाँ पूछिए, और आपको हमसे कुछ पूछने के लिए कब से परमिशन की जरूरत पड़ने लगी? अर्नव आपको जो कहना है अब बिना हिचक कह सकते हैं और आपको इसमें हमारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ये बोलकर वो अर्नव को देखने लगती है। नीलम जी की बात सुनकर अर्नव स्माइल करते हुए बोला, मॉम हमें पता है, लेकिन मैं आपसे, अर्नव थोड़ा सा पोज लेकर आगे कहा, मैं समीरा के साथ अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सब उसकी तरफ कंफ्यूजन से देखने लगाते हैं। वही उसकी बात सुनकर नीलम जी असमंजस से पूछती है, लेकिन बेटा तुम्हें यहाँ पर क्या दिक्कत है? उनकी बात सुन अर्नव अपने चेहरे की स्माइल बरकरार रखते हुए बोला, मॉम आप गलत सोच रही हैं, मैं बस कुछ दिनों के लिए ही ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ, जब तक मैं अपने ऑफिस सिंह कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज नहीं कर लेता है। जैसे वहाँ का सारा काम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो हम लोग वापस से फिर से यहाँ रहने के लिए आ जाएंगे। अर्नव की बात सुनकर नीलम जी कुछ रिलैक्स होती है और वो मुस्कुरा कर कहती है, ठीक तुम लोग जा सकते हैं, लेकिन हाँ ज्यादा दिन तक हमसे दूर मत रहना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे एक ही शहर में होने के बावजूद हमसे ऐसे दूर रहे, समझे? उनकी बात सुनकर अर्नव भी स्माइल करते हुए बोला, ऑफ कोर्स मॉम, में भी आप सबसे दूर नहीं रह सकता ज्यादा दिन तक। अर्नव की ये बात सुनकर नरेन जी उसे तना मरते हुए बोले, कुछ तो शर्म करो, खाना खाते हुए झूठ बोल रहे हो बड़े आए ये कहने वाले कि मैं भी आप लोगों से दूर नहीं रह सकता, अच्छे से जानता हूँ तुम्हें, तुम जानबूझकर हमसे हमारी बेटी को दूर कर रहे हो। डैड आप ये क्या कह रहे हैं? अर्नव नरेन जी की बात सुनकर उनसे कहता है, तो इस पर नरेन जी अपना मुंह बनाकर एक बार अर्नव को देखते हैं और फिर उसे इग्नोर कर अपना ब्रेकफास्ट करने लगाते हैं। उनके ऐसे देखकर अर्नव कुछ बोलने वाला था कि समीरा अपना हाथ रख उसे आंखों के इशारे से कुछ भी बोलने से मना कर देती है। समीरा का इशारा समझकर अर्नव आगे कुछ नहीं कहता और छुपा चाप अपना नाश्ता करने लगता है। डाइनिंग टेबल पर बैठे सब लोग नरेन जी को देखकर समझ रहे थे कि क्यों उन्होंने ने ऐसा कहा, लेकिन अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता और बात बस कुछ दिनों की ही तो थी। वो क्या है ना, पहले नरेन जी और नीलम जी को अपने बच्चों को खुद से बहुत दूर करना पड़ा अपने दुश्मनों से बचाने के लिए, और अब जाकर कहीं वो सब अब साथ में है। और आज अर्नव का उन लोगों से दूर जाने की बात सुनकर उन्हें अपनी वही मजबूरी याद आ गई जिस वजह से उन्हें आदित्य को दूर किया था, मेहर को भी खुद से दूर किया था और समीरा को भी। और जब आज इतने सालों बाद सब थोड़ा ठीक होने लगा तो अर्नव फिर से उनसे दूर जाने को बोल रहा है। ऐसे ही कुछ देर में सब अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। मेहर, समीरा, अर्नव ऑफिस और रोहन आरोही को छोड़ने, शिखा अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उसके कंपटीशन को बस अब कुछ दिन ही रह गए थे। वहीं नरेन जी नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में चले गए थे। नीलम जी एक बार उन्हें जाते हुए देखती है, फिर वो टेबल को सर्वेंट क्लीन करने का बोल खुद नरेन जी के पीछे चली जाती है। चैप्टर 37 नरेन जी और राधा जी की बहस। स्टोर रूम। नरेन जी वहां से आकर सीधे स्टोर रूम में चले जाते हैं। वहां जाकर एक साड़े कपड़े से ढकी फोटो फ्रेम को कुछ देर देखने के बाद उस पर से कपड़ा हटा देते हैं तो उनके सामने 2-4 लोगों की तस्वीर सामने दिखाने लगती है। उस फोटो में चारों लोगों मुस्कुराते हुए अपने सामने देख रहे थे। वो चारों बहुत खुश दिख रहे थे। उस फोटो में मौजूद इंसानों में से 2 आदमी और 2 औरतें थी। आदमियों को देखकर उनकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी और उनके साथ जो 2 औरतें थी उनकी उम्र यही कोई 26-28 साल होगी। उसमें से एक औरत का पेट हल्का सा भर निकाला हुआ था, जिसे देखकर पता लग रहा था कि वो औरत प्रेग्नेंट है। नरेन जी आंखों में कब नमी आ जाती है इस फोटो को देखते हुए उन्हें पता ही नहीं चलता है और कुछ आंसू की बूंदें लुढ़क कर उनके गालों पर आ गिरती है, जिसे कोई अपने नर्म और सॉफ्ट हाथों से उससे साफ कर देता है।
नरेन जी को जब अपने गालों पर किसी ठंडे और नर्म हाथ फील होते हैं तो धीरे से अपनी नजरें फोटो से हटाकर बगल में देखते हैं तो नीलम जी प्यार से उनके गालों पर आए आंसू साफ कर उस तस्वीर को देखकर स्माइल कर रही थी। नीलम जी को अपने पास देखकर नरेन जी उनके कंधे पर अपना सर रख सामने फिर से उस तस्वीर को देखने लगते हैं। अब दोनों उस तस्वीर को एकटक खामोशी से देख रहे थे। कुछ देर ऐसे देखने के बाद नीलम जी अपना हाथ बढ़ाकर नरेन जी के कंधे पर रख देती है। नरेन जी जो उस तस्वीर को एकटक देख रहे थे वो अपने ऊपर नीलम जी का हाथ महसूस कर एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, नीलम आपको याद है ना, इस तस्वीर से जुड़ी याद है और एक वादा जो हम चारों ने एक दूसरे से किया था। उनकी बात सुनकर अपनी आंखों में नमी लिए सामने देखते हुए बोली, हाँ नरेन हमें याद, और ये भी कि कैसे आप दोनों ने हमारी सहेली राधा का मजाक बनाया था। उनकी बात सुनकर जिससे वो गुस्सा हो गई थी और जब तक हम तीनों ने उसे प्रोमिस नहीं किया था तब तक उसने अपना मुंह फूला कर रखा था। नीलम जी की बात सुनकर नरेन जी यादों में खोते हुए बोले, हाँ बिल्कुल सच कह रही है और हमें अच्छे से याद, उस दिन राधा ने हमारे दोस्त को पूरी रात हॉल में सुलाया था सजा के तौर पर, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ मिलकर अपनी क्यूट सी वाइफ का जो साथ नहीं दिया था। ये सब याद करते हुए नरेन जी और नीलम जी यादों में खोते हुए मुस्कुराने लगे थे। फ्लैशबैक। दो औरतें सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी। उनमें से एक औरत ने बहुत ही संभाल कर दूसरी औरत को पकड़ कर रखा था। वो बहुत ध्यान से दूसरी औरत को नीचे लाकर सोफे पर बिठा देता है, क्योंकि वो दूसरी औरत 8.5 महीने प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो पहली औरत दूसरी औरत को इतना संभाल कर नीचे लेकर आई थी। ये दोनों औरतें और कोई नहीं नीलम जी और राधा जी थी, मेहर और आदि की मॉम। नीलम जी प्रेग्नेंट थी। इस वक्त उनकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई थी, इस वजह से डॉक्टर ने उन्हें अपना अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन वो इस बात से इतना डर गई थी ये सोचकर कि कहीं वो फिर से अपने बच्चे को ना खो दे, क्योंकि इससे पहले जब नीलम जी प्रेग्नेंट हुई थी तो उनका मिसकैरेज हो गया था और उन्हें डर था कि कहीं वो फिर से मां बनने के सुख से वंचित न रह जाए। वो कोशिश करती थी खुद का ध्यान रखने का, लेकिन डर के कारण उनसे होता ही नहीं था। और नरेन जी ने और उनके दोस्त ने हाल ही में अपनी नई कंपनी स्टार्ट की थी, जिस वजह से उन लोगों पर काम का ज्यादा वर्कलोड आ गया था। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलने के लिए राधा जी ने अपना सारा काम छोड़कर नीलम जी का ध्यान रखती थी और इस वजह से वो हमेशा उनके साथ रहती थी और उनका लगवा नीलम जी के कोख में पल रहे बच्चे से एक अलग ही अटैचमेंट हो गया था। वो हमेशा नीलम जी के पेट पर अपना हाथ रख उनसे घंटों बातें करती थी। आज भी राधा जी नीलम को नीचे लाकर उनकी पैरों की मालिश करते हुए बताई कर रही थी कि तभी उनके दिमाग में एक बात आती है, जिससे सोचकर उनके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो जाती और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाने लगती है। नीलम जी जो उनकी ही बातें सुनते ही मुस्कुराते हुए हर एक हरकत को गौर से देख रही थी। जब उन्होंने अपनी नटखट दोस्त की आंखों में एक अलग हमक और उनके होठों की मुस्कुराहट को बढ़ाते देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे ओ मेरी राधू। नीलम जी प्यार से राधा जी को राधू कहती थी। क्या सोचकर तेरे चेहरे की मुस्कुराहट इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है, जरा हमें भी तो बता तो हम भी थोड़ा और ज्यादा खुश हो जाए। राधा जी खुशी से चहकते हुए बोली, पता मैं क्या सोच रही हूँ। इतना बोलकर वो हो जाती है और अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से नीलम जी के चेहरे को देखने लगती है, जैसे नीलम जी उनकी चेहरे को देखकर बता देंगी कि वो क्या सोच रही है। राधा जी ऐसे आशा से अपनी तरफ देखते हुए पाकर और उनकी खुशी को देखकर नीलम जी हंसते हुए बोली, अरे हमें कहां से पता होगा कि तू क्या सोच रही है जब तक तू कुछ बताएगी नहीं, और कौन सा मैं अंतर्यामी हूँ जो सबकी मन की बातें पढ़ लूं। इतना कहकर वो हंसने ग्रिन 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 लगती है। तो वही नीलम जी की ऐसी बात सुनकर राधा जी उन्हें ताना देते हुए बोली, हाँ हाँ तू मेरा चेहरा क्यों पढ़कर बताएगी, तू बस अपने नालायक पति का चेहरा पढ़ना जानती है। हूँ तुझे तो अपनी दोस्त का मन का हाल जानना भी नहीं आया अब तक। मैं कैसे तेरा चेहरा देखकर बता देती हूँ कि तुझे क्या खाना या फिर क्या चाहिए। ये कहकर वो अपना मुंह बना लेती है। नीलम जी अभी कुछ कहती कि तभी बाहर से आते हुए नरेन जी राधा जी की बात सुनकर उन्हें चिढ़ाते हुए बोले, वो इसलिए पता कर लेती है मेरे दिल का हाल क्योंकि वो मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करती है, समझी साली साहिबा। वहीं नरेन जी की बात सुनकर राधा जी के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो गुस्से पलटकर नरेन जी को देखती है, जो कि उन्हें देखकर एक चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट अपने फेस पर लिए उनके पास ही आ रहे थे। उनके चेहरे की स्माइल देखकर राधा जी चिढ़ जाती है और वापस नीलम जी की तरफ देखकर अपना मुंह फुलाए हुए कहती है, देख तू अपने पागल पति को बता दे कि तू मुझसे ज्यादा प्यार करती है इस पागल आदमी से नहीं, वरना मैं तुझसे गुस्सा हो जाऊंगी। उनकी बात सुनकर नरेन जी सोफे पर आराम से फैलते हुए बोले, हाँ हाँ जान, आज तुम बता ही दो अपनी इस नकाचुरी दोस्त को कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। इसे नहीं पता नहीं किस बात का इतना घमंड है, इसे जब देखो हमारे रोमांस के बीच आकर तुम्हें मुझसे दूर ले जाती है। खूब बड़ी मुझे नरेन राजवंश को एटीट्यूड देने वाली। नरेन जी ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि जब से राधा जी यहाँ शिफ्ट हुई तब से वो नीलम जी का ख्याल रखने के लिए उनके साथ ही सोती थी रात में, और जब भी नरेन जी उनके पास आते थे तो वो उन्हें उनसे दूर कर देती थी, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कहीं नरेन जी अपने रोमांस के चाकर में ये ना भूल जाए कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है।
अगर नरेन जी एक बार बहक गए तो फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते थे और अब नीलम जी का लास्ट टर्मिस्टर चल रहा था तो ऐसे उनका नीलम जी के करीब जाना बच्चों के लिए सही नहीं होता, बस इसलिए वो ऐसा करती थी। नरेन जी की शिकायत सुनकर राधा जी उन पर भड़कते हुए बोली, क्या कह तुमने में तुम दोनों को रोमांस नहीं करने देती है? हाँ, नहीं करने देती क्योंकि मुझे पता है तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। मेरी दोस्त की ब्यूटी को देखकर तुम एक नो के ठरकी हो, इसलिए बस मैं तुम दोनों के बीच आती हूँ, समझे? क्योंकि अगर तुम दोनों इस बीच इंटीमेट हुए तो इसका असर मेरे होने वाले दामाद पर पड़ेगा और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से उसे कोई निकुशन हो, समझे? वहीं नीलम जी इन दोनों को बहस करते देखकर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है क्योंकि उन्हें पता था जब भी उसकी राधु और नरेन एक दूसरे से बहस करना शुरू करते हैं तो बस फिर रुकने का नाम नहीं लेते हैं, चाहे उन्हें कितना समझा लो। वही राधा जी की बात सुनकर सोफे पर लेटे हुए नरेन जी धड़ाम की आवाज के साथ सोफे से लुढ़क कर नीचे गिर जाते हैं। टंग आउट, टंग आउट, टंग आउट, टंग आउट। किसी चीज के गिरने की आवाज सुनकर नीलम जी जो अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी वो अपना हाथ हटकर आवाज की दिशा में देखती है तो ये क्या उनके प्यारे पति देव तो उनकी दोस्त की बात सुनकर शौक के मारे नीचे गिर पड़े, जैसे उन्हें पता नहीं कितना बड़ा सदमा लग गया हो। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। टंग आउट, टंग आउट। राधा जी को उनके गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो तो एटीट्यूड से वैसे सोफे पर बैठी हुई उन्हें ही देख रही थी। वही राधा जी की पति सिराज सिंह जो किसी अर्जेंट कॉल आ जाने की वजह से बात करने के लिए बाहर ही रुक गए थे। जब उनकी बात खत्म हुई तो वो अंदर आ ही रहे थे उनके पास, लेकिन अंदर आते ही वो देखते हैं कि उनका यार उनकी वाइफ की बात सुनकर शौक के मारे सोफे से गिर गया है। तो वो जल्दी से आकर उन्हें उठाकर वापस से सोफे पर बिठाते हैं और पूछते हैं, नरेन तू ठीक है? लेकिन बेचारे नरेन जी तो अभी अभी अपने शौक में वैसे ही राधा जी की अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे। नरेन जी की ऐसी हालत देखकर राधा जी अपना मुंह बनाकर नीलम जी के कान में बोली, नीलू तेरे पति को क्या हो गया, देखना कैसे बस मुझे घूरे जा रहा है, जैसे पता नहीं मैंने कौन सी इसकी भेस चुरा ली हो। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय हूँ। उनकी बात सुनकर नीलम जी राधा जी घुटकर कर देखती है और थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, चुप हो जा, मेरी माँ सिराज देख रहा है ना उन्हें, तो बस तू चुपचाप देख। नीलम जी को गुस्सा होते देखकर राधा जी अपना मुंह बनाकर चुपचाप सामने देखने लगती है। नरेन जी को कुछ रिएक्ट ना करते देखकर सिराज उनके कंधे पकड़कर जोर जोर से हिलाते हुए बोले, नरेन नरेन यार तू ठीक तो है ना, कुछ तो बोल, देख हम सब परेशान हो रहे हैं तेरे लिए, बोल ना यार तू ठीक तो है। उनके ऐसे हिलाने डुलने से नरेन जी अपने शौक से बाहर आते हुए जोर से चिल्लाकर कर बोले, नहीं ही मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उनके ऐसे चिल्लाने से सब अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। राधा जी अपने कानों पर हाथ रखे हुए तेज आवाज बोली, और ओ पागल आदमी चिल्लाना बंद कर, नहीं तो मुझ मासूम के कान फट जाएंगे। और मुझे पता है तुम मुझे बहरा करना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारी बातें सुन ना पाऊं और तुम मेरी नीलू को मेरे खिलाफ भड़का सको और यार आने वाले दामाद को भी, लेकिन याद रखना ये राधा इतनी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है जो तुम्हारे चिल्लाने से मेरे कान खराब हो जाए, समझे? वही उनकी बात सुनकर नरेन जी गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोले, नहीं मैं कभी भी अपने बेटे के लिए तुम्हारी जैसे निकचली सास नहीं लाऊंगा, समझी? मैं कभी भी उसे तुम्हारा दामाद नहीं बनाने दूंगा हूँ, बढ़िया है मेरे बेटे को अपना दामाद बनाने वाली। ये कहकर वो एक तंज भरी स्माइल लेकर उन्हें देखने लगाते हैं। वही नरेन जी ये कहते ही राधा जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और उनका पार हाई हो जाता है। वो गुस्से से अपने पीछे से पिल्लो उठकर नरेन जी को मरते हुए बोली, तुम रोकेंगे उसे? मैं भी देखती हूँ कैसे तुम उसे मेरा दामाद बनाने से रोकते हो। मैं ना अपनी बेटी से कह दूंगी कि वो तुम्हारे बेटे को अपने आप से बांध ले और अगर कोई उसे दूर करने की कोशिश करे तो वो उस इंसान को मार दे, बाकी उसकी माँ देख लेंगी कौन उसके होने वाले पति को इसे दूर करता है। राधा जी और नरेन जी की बिना सिर पैर वाली बातें सुनकर नीलम जी और सिराज जी ना में गर्दन हिला देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि दोनों के दोनों नमूने हैं जिनका अभी कुछ आता पता ही नहीं है। उनके रिश्ते की बात को लेकर अभी से ये लोग लड़ रहे हैं। राधा जी नरेन जी एक दूसरे के ऊपर पिलो फेंकते हुए बस अपनी बातों को दोहरा रहे थे। जब वो दोनों शांत होते नहीं नजर आते तो नीलम जी अपनी जगह से उठकर नरेन जी के पास आ जाती और सिराज जी राधा जी के पास दोनों अपने पैटर्न के हाथ से पिलो लेकर सोफे रख उन्हें रोकते हुए बोले, तुम अभी से क्यों लड़ रहे हो? जब वो दोनों आ जाएंगे हम तब इस बारे बात करेंगे। लेकिन राधा जी तो जैसे आज ही रिश्ता पक्का करने के मूड में थी, इसलिए वो सिराज को बाहों में झटपटाते हुए बोली, नहीं सिराज आज ही इस बात का फैसला होगा और मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं मानता ये पागल आदमी में। उनकी बात सुनकर नरेन जी फाइटिंग पोजीशन लेते हुए बोले, हाँ सिराज छोड़ तू इस नकाचड़ी को, आज मैं इसे अच्छा सबका सिखाऊंगा। दोनों ऐसे एक दूसरे को फर्ज सुनना शुरू कर देते हैं तो नीलम जी अपनी आवाज को तेज करते हुए बोली, बस शांत हो जाओ तुम दोनों, नहीं तो आज तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। उनकी बात सुनकर दोनों एकदम से शांत हो जाते हैं क्योंकि दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी खाना थी और अगर खाना ना मिले तो वो लोग पागल होने लगते हैं। उन दोनों को शांत देखकर नीलम जी राधा के पास जाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, और तू फिक्र मत कर, अगर मुझे बेटा हुआ तो वो तेरा ही दामाद बनेगा।
ठीक है, तो अब नरेन से बेहद करना बंद कर। नीलम जी की बात सुनकर राधा फुर्ती से सिराज को खुद से दूर कर उन्हें हक कर खुशी से चाहते हुए बोली, ये तू सच मेरी सच्ची दोस्त है, आई लव यू मेरी जान। इतना कहकर वो नीलम जी के दोनों गालों पर एक किस कर देती है। राधा जी के चेहरे की खुशी देखकर सबके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती है। नरेन जी भी मुस्कुराते हुए देखने लगाते हैं। फ्लैशबैक एंड वो बस उनसे इसलिए लड़ाई किया करते थे ताकि वो अपने गमों को भूलकर खुश रहे हैं और उनके बारे में ना सोचे। उनके ऐसा करने से सच में अपने दुख को कुछ हद तक भूल जाती थी, वरना जब भी वो नीलम जी के फूले हुए पेट को देखती थी तो उन्हें अपने अंदर कुछ खाली सा महसूस होता था, लेकिन वो उस खालीपन को कभी भी नीलम जी के सामने जाहिर नहीं करती थी। हमेशा रात को अकेले में बैठकर रोया करती थी कि क्यों भगवान ने उनसे उनकी मां बनने की खुशी छीन ली, ऐसी क्या गलती कर दी उन लोगों ने जो उन्हें इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं भगवान। यही सब सोचकर अक्सर दुखी हो जाया करती थी, इसलिए सबकी बस यही कोशिश रहती थी कि वो हमेशा खुश रहे और इस बारे ना सोचे डॉक्टर कहाँ है कि काम चांस है लेकिन वो मां बन सकती है और उनका इलाज भी चल रहा था। वो दोनों ये सब सोच ही रहे थे कि बाहर से एक तेज हवा का झोंका आकर इस तस्वीर को हिला देता है, जिससे वो दोनों अपनी सोच से बाहर आते हैं। चैप्टर 38 किसी की बुरी नजर एंटरप्राइज। आदित्य बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने केबिन में बैठा हुआ पेपर वेट को घूमते हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसके केबिन के डोर पर नोक होता है। नोक की आवाज सुनकर आदित्य अपनी सोच से बाहर आकर कम इन कहता है। आदित्य की परमिशन मिलते ही सार्थक अपने हाथों फाइल्स लिए अंदर आकर आदित्य को ग्रीट करते हुए बोला, बॉस आपके साइन चाहिए इन फाइल्स पर। इतना कहकर वो फाइल्स आदित्य के सामने कर देता है। सार्थक की बात सुन आदित्य बिना कोई जवाब दिए फाइल्स को उठाकर उन पर अपने सिग्नेचर कर सार्थक को वापस देते हुए पूछता है, काम कैसा चला रहा है, कुछ पता चला? उसका सवाल सुन सार्थक नामे अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, सर हमारे इन्फॉर्मेशन लगे हुए उन लोगों के पीछे, लेकिन अभी तक उन दोनों ने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेटिव मिल सके। सार्थक की बात सुनकर आदित्य आगे कुछ नहीं पूछता है और उसके ऑर्डर देते हुए बोला, ठीक है अपने इन्फॉर्मर को रोक दो, अब जो करूंगा वो मैं खुद करूंगा। आदित्य की बात सुन सार्थक ओके बॉस कहकर चला जाता है। वही सार्थक के जाने के बाद आदित्य अपना फोन निकलकर उसमें अपनी आईडी ओपन कर किसी को कुछ लिखकर सेंड कर देता है। सेंड करने के बाद आदित्य एक डेविल स्माइल अपने फेस पर लाकर खुद से बोला, कब तक तुम मुझसे बचोगे, एक ना एक दिन तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा और ये मेरा खुद से वादा है। जिस दिन मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो उस दिन से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बेबी मेरी प्रिंसेस ने बहुत कुछ फेस किया है पिछले 3 सालों में और उन सबका बदला मैं लेकर रहूंगा। खुद से वादा करने के बाद आदित्य अपना काम करने लगाता है। लैपटॉप ऑन कर काम करते हुए आदित्य एकदम सीरियस था। उसके फेस हमेशा रहने वाली वो मुस्कुराहट नहीं थी जो उसके परिवार के सामने रहती है और नहीं वो खुशी जो मेहर और आरोही के साथ रहने पर उसकी आंखों में साफ दिखती है। वही एक स्टूडियो के अंदर शिखा अपनी पूरी जी जान से अपने कंपटीशन के लिए डांस की पार्टीज कर रही थी। शिखा बहुत अच्छा डांस कर उसके डांस को देखकर सब बस उसमें खो गए थे, लेकिन कोई था जो शिखा को अपनी गंदी नजरों से देखते हुए अपने होठों पर अंगूठा रब करते हुए खुद से कह रहा था, क्या फिगर है, क्या रसीले होठ तुम्हारे। मिस शिखा मन तो कर रहा है अभी तुम्हें पूरा चख लूं, लेकिन मुझे पता है तुम कितनी टैडी चीज हो, इतनी आसानी से मेरे हाथ नहीं आओगी, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। सो वेट मिस शिखा, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर ले आऊंगा और तुम्हें पूरा महसूस करूंगा और तुम्हारा घमंड भी तोड़ दूंगा। तुमने मुझे चाटा मारा था पब्लिक में सिर्फ गलती से टच होने पर, तो अब तुम्हें पूरा टच करूंगा और तुम्हारा तमाशा बनाऊंगा पब्लिक में, और इस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की मुझसे दुश्मनी मोल लेके। इतना कहकर वो गंदी सी हंसी हंसने लगता है शिखा को देखते हुए। हा 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 हा। इन सब चीजों से अनजान शिखा बस अपनी प्रैक्टिस करने बिजी थी। उसे कैसे भी करके अपना नाम कामना था और वो बिना अपनी फैमिली के पहचान के। कुछ देर एयर प्रैक्टिस करने के बाद शिखा स्टूडियो से चली जाती है। बाहर आकर शिखा एक कैब करती है। थोड़ी ही देर के बाद जाती है शिखा उसे एड्रेस बताकर बैठ जाती है और निकल जाती है मेंशन के लिए। समीरा और मेहर इस वक्त अपनी कार में बैठी हुई थी। मेहर अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही थी और समीरा कुछ परेशान सी विंडो से बाहर देख रही थी। कार में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। अगर किसी चीज की आवाज आ रही थी तो वो बस मेहर टाइप करने की कुछ देर ड्राइवर कार को मेंशन के बाहर देता है। कार रुकने के साथ मेहर की उंगलियां भी कीबोर्ड पर रुक जाती है और लैपटॉप बंद कर उसे बैग में रखती है। फिर अपने बगल में बैठी समीरा को देखती है जो अभी खिड़की की से बाहर देख रही थी। उसे देखकर पता चल रहा था जैसे उसे पता ही ना हो कि वो लोग घर पहुंच गए हैं। समीरा को देखकर मेहर एक ठंडी सांस लेकर उसके कंधों पर अपना हाथ रख उसका नाम लेती है। समीरा। समीरा जो खोई बाहर देख रही थी वो मेहर की आवाज सुनकर उसकी तरफ मुड़कर उसे देखती है तो मेहर कहती है, ज्यादा परेशान मत हो, मैंने भाई से बात कर ली है तो अब वो कहीं नहीं जा रहे हैं और तुम डैड की फिक्र मत करो, अब तक वो ठीक हो चुके होंगे, चलो अंदर घर आ गया है। इतना कहकर मेहर बाहर निकल जाती है अपना बैग लेकर।
समीरा तो मेहर की बात सुनकर कुछ कंफ्यूज सी हो गई थी, लेकिन जब उसे समझ आया कि आखिर मेहर किस बारे में बोल रही थी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और चहकते हुए अपने साइड का डोर खोलकर जल्दी बाहर आकर मेहर के पास जाकर उसके गले लाकर खुशी से चहकते हुए बोली, थैंक यू सो मच, तू ना सबसे अच्छी जो बिना कहे ही मेरी परेशानी को समझकर उसे सॉल्व कर दिया। समीरा को ऐसे अचानक गले लगाने से मेहर के अंदर जाते कदम रुक जाते हैं, लेकिन जब उसकी बात सुनती है और उसकी बातें में झलक रही खुशी महसूस करती है तो अपना एक हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ पर रख देती है और वो भी समीरा को हक बैक करती है। कुछ देर ऐसे ही दोनों एक दूसरे को ऐसे गाले लगाए हुए खड़े रहती है, लेकिन कोई था जो उन्हें ऐसे गाले लगे देखकर गुस्से से घूर रहा था। तो मैं आपको बता दूं, ये और कोई नहीं, हमारी आरोही थी। आरोही जब देखती है कि उसकी बड़ी बुई उसकी मम्मा से अलग होने का नाम नहीं ले रही है तो उसे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि आरोही थोड़ी देर के लिए तो ये सब देख सकती थी, लेकिन अगर कोई 10 मिनट से ज्यादा उसकी मम्मा के करीब रहे तो उसे जरा भी नहीं बर्दाश्त होता था। आरोही गुस्से अपने नन्हे कदम लेकर दोनों के पास पहुंच जाती है। पहले वो एक नजर समीरा को गुस्से घूरती है, लेकिन बेचारी समीरा तो अपनी खुशी में ये भूल गई कि उसने नन्ही डेविल को नाराज कर दिया है अनजाने में। अर्नब जो आरोही के साथ ही गार्डन में उसके साथ खेल रहा था, और जब दोनों गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो वो लोग गार्डन एरिया से निकलकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब अर्नब आरोही को गुस्से में देखता है तो उसे अपनी जान की फिक्र होने लगी थी, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा था अपनी जान को अलर्ट करने के लिए। समीरा को कुछ देर देखने के बाद आरोही अपने गुस्से वाले एक्सप्रेशन ठीक कर उस पर मासूम एक्सप्रेशन लाकर मेहर को बुलाती है। मम्मा मम्मा आप आ गए। आरोही की प्यारी और मासूम आवाज सुनकर मेहर समीरा को खुद से दूर कर उसके हाथों में अपना बैग थमाकर जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठकर आरोही को अपनी बाहों बाहर कर कहा, हाँ एंजल मम्मा आ गई। मेहर के ऐसा करते ही आरोही जल्दी से अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों से हक कर लेती है और अपना सर उसके सीने में घुसाकर सुकून से आंखें बंद कर लेती है। उन दोनों को ऐसे देखकर समीरा और अर्नब मुस्कुराने लगाते हैं। इस वक्त दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। पहले ये नजर बहुत कम ही उन लोगों को देखने को मिलता था, लेकिन अब वो लोग रोज उन दोनों माँ बेटी का प्यार देखते हैं, और ये सिर्फ आदित्य की वजह से हुआ, क्योंकि उसके मेहर को अपनाने की वजह से अब मेहर उन लोगों से दूर नहीं बल्कि साथ रहने लगी थी। जिस वजह महीने में एक बार देखने वाला नजारा अब वो लोग रोज देखते हैं। सगी माँ बेटी ना होने पर भी वो दोनों एकदम असली माँ बेटी लगती है। अर्नब धीरे से समीरा के पास आकर उसकी कमर को खींचकर अपने करीब कर लेता है। समीरा जो मेहर और आरोही को देखने में बिजी थी वो अचानक ऐसे किसी खींचने से संभाल नहीं पाती और जाकर इस इंसान के सीने से टकरा जाती है, जिस वजह से उसके मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है। समीरा अपने सर को सिहालते हुए गुस्से अपनी नजरें ऊपर कर अर्नब को घूरने लगाती है। समीरा को ऐसे गुस्से में खुद को घूरते देखकर अर्नब जल्दी से उसके गालों पर किस कर बोला, अजान ऐसे मत देखो वरना कुछ हो जाएगा, फिर तुम मुझे कुछ मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हारी ऐसी प्यार भरी नजरों की तपिश झेल नहीं सकता। इतना कहकर वो शरारत से अपनी एक आंख दबा देता है। टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। अर्नब की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर समीरा का पारा हाई हो जाता है और गुस्से अपना पैर उसके पैर देते हुए बोली, अपने अरमानों को जरा काबू करो, क्योंकि इतने जल्दी तुम्हारी ये जान तुम्हें माफ नहीं करेगी, समझे। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। समीरा के पैर पड़ते ही अर्नब की पकड़ उसकी कमर पर लूज हो गई थी और दर्द की वजह से उसे दूर होकर अपने पैर को देखने लगता है, जिस पर समीरा के हील्स का निशान बन गया था। उसकी बातें सुनकर अर्नब मुस्कुराते हुए अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, जान मैं देखता हूँ आखिर कब तक तुम मुझसे बच पाती हो। आखिर में भी अर्नब सिंह तुम्हें तो मैं बहुत जल्द माना लूंगा। ये सब कहते हुए भी अंदर चला जाता है, क्योंकि पहले मेहर आरोही को लेकर अंदर जा चुकी थी। जब उसने अर्नब को समीरा को खींचते हुए देखा था तो वो बिना कोई आवाज किए अंदर चली गई, और समीरा भी कुछ देर पहले ही अंदर जा चुकी थी। अब इस पूरे एरिया में गार्ड्स और उसके अलावा कोई नहीं था। चैप्टर 39 आदित्य की बातों से मेहर का शर्माना। रात करीब 11 बजे आदित्य अपने कमरे में आता है। अंदर आकर आदित्य बिना किसी आवाज के गेट बंद करता है और मुड़कर एक नजर सुकून से सोते हुए दोनों माँ बेटी को देखता है। उन दोनों को देखने के बाद आदित्य अपने कपड़े लेकर वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। शावर और कपड़े चेंज करने के बाद आदित्य बेड पर आकर लेट जाता है और धीरे से आरोही को मेहर से अलग कर उसे अपने ऊपर सुलटा है और खुद मेहर के करीब जाकर उसका सर अपने हाथ पर रख प्यार से दोनों के माथे चूमकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसा करने के बाद कुछ देर में ही आदित्य गहरी नींद में सो जाता है। एक नई सुबह जिंदगी में हमेशा नई चुनौतियां, खुशियां और संघर्ष लिए अपने साथ लाती है। सूरज अपने साथ अपनी किरणें लेकर आसमान से अंधेरा हटाकर उजाला करते हुए उगता है। इसी के साथ चिड़ियों की चहचहाट की आवाज आने लगती है। आदित्य बेड पर आराम से सो ही रहा था कि विंडो से छिनती हुई धूप की रोशनी उसके फेस पर पड़ती है। जैसे ही धूप की किरणें आदित्य के चेहरे पर आती है वो कसामते हुए अपना हाथ आगे कर रोशनी को अपने चेहरे पर पड़ने से रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होता है।
इसलिए वो थोड़ा चिढ़ते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लेता है। आंखें खोलते वक्त जो चिड़चिड़ापना उसके फेस पर दिखा रहा था वो उसके आंखें खोलते ही जैसे छू मंत्र हो जाता है। आरोही को देखकर आरोही अपना मुंह आदित्य के सीने छुपाए हुए बिल्कुल किसी बंदर के बच्चे के जैसे चिपके हुए सुकून से सो रही थी। सोते हुए आरोही अपने होठों का पाउट बनाए हुए थी जो कि उसकी क्यूटनेस को बढ़ाने का काम कर रहा था। आदित्य तो सुबह सुबह अपनी प्रिंसेस का इतना प्यारा सा फेस देखकर तुरंत उसके माथे को प्यार से चूम थ्रोइंग किसेस लेता है। उसके गालों पर अपना हाथ रख हल्के से सहलाते हुए बोला, माय क्यूट लिटिल प्रिंसेस डेड लव यू। आप और आपकी मम्मा दुनिया का वो खूबसूरत हकीकत हो जो सिर्फ मेरे पास है और मैं आप दोनों की जिंदगी में बस खुशियां भरना चाहता हुआ और अपने पिछले जन्म की सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। जहां आदित्य अपने पिछले जन्म के बारे में सोचकर अब थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि उसने सच में एक माँ को अपनी बेटी से और एक बेटी को अपनी माँ की ममता से दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया था। आदित्य के माना करने के बाद भी मेहर और आरोही वीकेंड्स पर साथ रहते थे और मेहर 2 दिनों में अपनी सारी ममता और प्यार आरोही पर भरपूर लुटती थी। उन दोनों को आदित्य की कमी तो खलती थी और इसके लिए मेहर ने आदित्य से एक बार बात करने की कोशिश भी की थी कि आरोही को दोनों पेरेंट्स के प्यार की एक साथ जरूरत है, लेकिन आदित्य ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था और उसकी बात सुनने के बाद वो उसी पर इल्जाम लगा कर चला गया था कि मेहर आरोही का सहारा लेकर उसे पाना चाहती है और कुछ नहीं। ये सब सुनने के बाद भी मेहर बिना कोई सफाई दिए वहां से चली जाती है। आदित्य को भी उसके ऐसे चले जाने से यही लगता है कि वो सही हो सोचता मेहर के बारे। आदित्य अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसे वॉशरूम के डोर खुलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो अपनी सोच से बाहर आता है और उसकी नजरें अपने आप ही आवाज की डायरेक्शन में चली जाती है। मेहर अपना बिजनेस सूट पहने हुए बाहर आती है और जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी होने लगती है। मेहर को रेडी होते देखकर आदित्य धीरे से आरोही को अपने ऊपर से हटाकर उसे बेड पर लिटा देता है। आरोही को बेड पर सुलाने के बाद आदित्य अपनी जगह से उठकर आरोही की दोनों साइड पिलो की दीवार बना देता है जिससे वो गिरना। ये करने के बाद आदित्य मेहर की तरफ चला जाता है। मेहर अपने कान में ब्लूटूथ पर बात करते हुए अपनी आंखों में काजल लगाने के लिए काजल लाइनर लिए हुए बोली, ओके मेरे आने तक सब कुछ रेडी होना चाहिए। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से रोहन जवाब देते हुए कहता है, ओके मैम आप कब तक ऑफिस पहुंच रही है? आई विल बी देयर इन 1 आवर। रोहन को जवाब देने के बाद मेहर ब्लूटूथ पर टैप कर कॉल कट कर देती है। फोन रखने के बाद मेहर काजल लगाने के लिए मिरर में देखती है तो वो बस उसमें देखते ही रह जाती है। आदित्य मेहर के पीछे खड़ा हुआ बहुत प्यार से मेहर को निहारे जा रहा था, अपने होठों पर स्माइल लिए। मेहर की आंखें आदित्य की प्यार भरी नजरों से टकराते ही उसमें खो गई थी। आदित्य धीरे से मेहर के करीब जाकर अपने हाथों को उसकी कमर पर लपटे हुए थोड़ा सा अपने करीब खींचकर मेहर की पीठ को अपनी चेस्ट से चिपका लेता है कि उनके बीच बिल्कुल भी गैप नहीं बचता है। वही आदित्य के ऐसे खींचने से मेहर अपने होश में आकर तुरंत अपनी आंखें झुका लेती है। आदित्य के अपने इतने करीब महसूस कर मेहर की सांसें तेज होने लगती है। मेहर को आंखें झुकाते देखकर आदित्य के चेहरे की स्माइल गहरी हो जाती है और वो मेहर के कान पास उसे चूमते हुए बोला, बेबी दिस इज नॉट फेयर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर वो मेहर को अपनी तरफ पलट देता है उसके कंधों को पकड़कर। आदित्य के ऐसे घूमने से अब दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत पास थे, उनके होठों बीच बस एक पतले पेपर के जितना गैप रह जाता है। आदित्य की बात सुनकर मेहर अपनी पल के ऊपर उठाकर उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगती है, जैसे जानना चाहती हो कि उसने ऐसा क्या किया जो फेयर नहीं था और किसके साथ। मेहर की आंखों में दिखाते सवाल को पढ़कर आदित्य हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, बेबी मैं अभी बताता हूँ कि तुमने क्या गलत किया है। इतना कहकर आदित्य सीधे अपने होठों को मेहर के होठों से जोड़कर उसे किस करने लगता है। वही आदित्य के ऐसे अचानक किस करने से मेहर की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। आदित्य बहुत सिद्धार्थ से मेहर को थ्रोइंग किसेस कर रहा था। उसकी किस इतनी सॉफ्ट और प्यार से भरी हुई थी कि मेहर ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाती और वो भी आदित्य किस में उसका साथ देते हुए अपनी आंखें बंद कर उसका साथ देने लगती है। मेहर के हाथ आदित्य के बालों में उलझे हुए उन्हें सहला रहा था और आदित्य का एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर चल रहा था। दोनों एक दूसरे को प्यार 30 मिनट बाद एक दूसरे से दूर होते हैं। दूर होते ही मेहर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वही आदित्य बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। आदित्य धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, बेबी अगर सुबह सुबह तुम इतनी खूबसूरत दिखेगी तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और तुम्हें अपने सीने में छुपाकर बहुत सारा प्यार करूंगा। ये कहने के बाद वो उसके माथे पर किस कर वॉशरूम चला जाता है, क्योंकि अगर थोड़ी देर आदित्य मेहर के सामने रहता तो सच में उसकी बात सच हो जाती है और आज मेहर ऑफिस नहीं जा पाती। मेहर जो अपनी सांसें संभाले के बाद आदित्य की आंखों में देखते हुए उसकी बातें सुन रही थी, उसके यूं अचानक चले जाने से वो कुछ कंफ्यूज सी वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखती
है, लेकिन फिर ध्यान से उसकी बातों के बारे सोचकर मेहर के होठों पर शर्माहट भरी मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुड़कर वापस से खुद को मिरर में देख अपने होठों को छूते हुए स्माइल किए जा रही थी। वो जितना आदित्य की बातों के बारे में सोच रही थी, उसके कानों और गालों पर लाली बढ़ती जा रही थी। अगर कोई मेहर को ऐसे शर्माते देख लेता तो पक्का वो बेहोश होकर गिर जाता। अब भाई मेहर की पर्सनैलिटी सबके सबने एक सीरियस और क्रूर बनी हुई थी। ऐसे में अगर कोई मेहर का ये रूप देखता तो उसका सदमे से बेहोश होना तो नॉर्मल था। चैप्टर 40 रक्षाबंधन। सुबह के 9 बजे आदित्य, अर्नव, नरेन जी, रोहन, नीलम जी ये सभी हॉल में रेडी होकर बैठे हुए थे। आरोही मस्त इधर उधर भाग रही थी। इसके पीछे कुछ सर्वेंट्स उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। मेहर समीरा मंदिर में पूजा की थल लेने गई थी। शिखा अपने कमरे से रेडी होकर हॉल में आ ही रही थी कि आरोही दौड़ते हुए जाकर शिखा से टकरा जाती है। आरोही को ऐसे टकराने की वजह से शिखा झुककर आरोही को अपनी गोद में लेकर फिक्र भरी आवाज में पूछती है, आरू बच्चा आप ठीक तो हो? आपको कहीं लगी तो नहीं है ना? बताओ बुई को। आरोही शिखा को परेशान देखकर अपना एक हाथ उसके गाल पर रखते हुए बोली, ओह हो मेरी सबसे अच्छी और क्यूट बुई, अरू बिल्कुल ठीक है, आप इना फिकल मत कालो। ये कहकर वो शिखा के गाल पर छोटी सी किस कर देती है। आरोही की बातें सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आदित्य अपनी जगह से उठकर उन दोनों के पास जाकर शिखा से आरोही को खुद अपनी गोद में ले लेता है। आरोही के फोरहेड पर किस कर लेता है क्योंकि उसकी इतनी प्यारी बातें सुनकर आदित्य को उसके ऊपर बहुत प्यार आता है। आरोही को किस करने के बाद आदित्य बोला, आई लव यू माई प्रिंसेस। आप तो बहुत समझदार हो गए हो। आदित्य की बात सुनकर आरोही एटीट्यूड से बोली, ऑफ कोर्स डैडा, मैं बहुत समझदार हूँ क्योंकि मैं आपकी और मम्मा की बेटी हूं ना। आरोही का एटीट्यूड देखकर पहले तो सब थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं ये तो नॉर्मल है, आखिर है तो आदित्य और मेहर की परछाई, तो ये सब नॉर्मल है। वही आरोही का जवाब सुनकर आदित्य की खुशी इतना खुश हो गया कि वो आरोही को अपर उछल देता है। उसके ऐसा करने से नीलम जी डर जाती है कि कहीं आरोही को चोट ना लग जाए, इसलिए वो आदित्य को डांटते हुए कहती है, आदि ये क्या कर रहो, अगर उसे लग गई तो। मॉम डोंट वरी, मैं प्रिंसेस को थोड़ी गिरने दूंगा। ये बोलकर वो आरोही को कैच कर लेता है और उसके गालों को बारीकिस कर लेता है। वही आरोही आदित्य के ऐसा करने से खुश होते हुए बोली, वाओ डैड, मुझे बहुत मजा आया। क्या आप मुझे और हवा में उड़ा सकते हो? आरोही ने ये इतने मासूम एक्सप्रेशन के साथ कहा था कि कोई उसे मना कर ही नहीं सकता था। आदित्य आरोही की बात मानते हुए उसे वापस से थोड़ा ऊपर उछालने लगाता है। ऊपर कटे ही आरोही खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी खिलखिलाहट से पूरा हॉल गूंजने लगता है। वो दोनों ऐसे ही अपनी मस्ती करने लगाते हैं। सब कुछ देर उन दोनों की मस्ती देखते रहते, फिर आपस में बातें करने लगाते हैं। शिखा भी जाकर सोफे पर बैठ जाती है और अपना फोन चलाने लगती है। वही कोई था जो शिखा को देखकर बस उसमें खो ही गया था। जब से वो हाल में आई थी, शिखा ने आज पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत सुंदर और प्यारी लग रही थी। हमारे रोहन बाबू तो शिखा को आज एक लड़की की तरह रेडी देखकर उनका दिल जोर से धड़कने के लगता है और वो बस शिखा को एक तक देखे जा रहे थे। आरोही और आदित्य की मस्ती देखकर किसी ने भी रोहन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन हमारी शिखा इनमें से नहीं थी। उसने तो अपने आशिक की हरकत को पहले ही नोटिस कर लिया था, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो रोहन से गुस्सा थी। रोहन इतने दिनों से घर जो नहीं आया था इस वजह से, और अगर आज रक्षाबंधन नहीं होता तो शायद ही वो आज मेंशन आता है। वो शिखा को इग्नोर करना चाहता था, इसलिए रोहन अपने अपार्टमेंट जाकर रहने लगा था। मेहर और समीरा मंदिर से पूजा की थल लेकर हॉल में आ जाते हैं। उनके आते ही आदित्य और आरोही आकर सोफे पर बैठ जाता है। वो दोनों बिल्कुल किसी अच्छे बच्चे की तरह सोफे पर बैठे हुए थे, जैसे वो लोग कुछ जानते ही नहीं। ही वही अर्नव, नरेन जी, नीलम जी जब इन दोनों को ऐसे बैठे हुए देखते हैं तो समझ जाते हैं जरूर मेहर हाल में आ गई होगी, तभी ये दोनों इतने मासूम बनकर बैठ गए, वरना कभी भी वो दोनों शांत नहीं बैठते हैं। इधर उछलते कुंदते रहते हैं और किसी ना किसी को परेशान करते रहते हैं। समीरा आदित्य और शिखा के पास जाकर बैठ जाती है। मेहर रोहन और अर्नव के पास जाकर बैठ जाती है। वही आरोही को नीलम जी अपने पास बुलाकर अपने और नरेन जी के बीच में बिठा लेती है। आरोही दोनों के बीच में बैठकर क्यूरोसिटी से अपने सामने बैठे 6 लोगों को देखने लगती है। मेहर पहले अर्नव को कुमकुम का तिलक लगाती है, फिर उस पर अक्षत के दाने लगाकर वो अर्नव को राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद वो थाली में रखी काजू कतली का एक पीस उठाकर अर्नव के खिला देती है। उसके बाद वो उसकी आरती करती है। अर्नव को राखी बांधने के बाद मेहर रोहन को तिलक कर उसे राखी बांधती और मिठाई का पीस उठाकर उसे खिला देती है। उसके बाद रोहन की भी आरती उतारती है। मेहर के राखी बांधने के बाद अर्नव और रोहन एक साथ उसके सामने गिफ्ट के बॉक्स बढ़ा देते हैं। गिफ्ट देखकर मेहर उन दोनों को देखती है तो अर्नव और रोहन पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर मेहर को एक साथ हक कर लेते हैं और अर्नव उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, हमें पता है तुम्हें गिफ्ट्स की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आज के दिन हर भाई अपनी बहन को गिफ्ट देता है, तो बस हम भी उसी रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, तो रख लो। उसकी बात सुन मेहर बिना कुछ बोले दोनों के गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। उन तीनों को ऐसे देखकर सब मुस्कुराते हुए उन्हें देखने
लगाते हैं कुछ देर वीवीओ तीनों ऐसे ही प्यार से एक दूसरे को ग्रुप हग किए हुए बैठे रहते हैं कि तभी शिखा मेहर को देखकर बोली, भाभी अब आप जल्दी से आकर यहाँ बैठो तो हम दोनों आपको और भाई को राखी बांध सके, क्योंकि अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसकी बात सुनकर सब शिखा को देखकर हंसने लगाते हैं। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। और अर्नब मेहर को छोड़ते हुए शिखा से बोला, अरे ओ मेरी साली साहिबा, तुमसे जरा भी हमारा प्यार नहीं देखा जा रहा है क्या, जो ऐसे हमारी बहन को हमसे दूर करने के लिए बहाना बना रही हो। अर्नव की बात सुनकर शिखा चिढ़ते हुए बोली, क्या जीजू मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ और मैं नहीं जलती किसी से, तो अपना ये फालतू का टोंट अपने पास रखिए हूँ। शिखा की बात अर्नव कोई और जनाब देता कि वो देखता है कि समीरा उसे घूर रही है। समीरा के घूरने से अर्नव के शब्द उसके गले में रह जाते हैं और वो अपना बेचारा सा मुंह बनाकर शांति से बैठ जाता है। वही उसकी ऐसी हालत देखकर नरेन जी टोंट करते हुए बोले, बड़े आए हमारी बेटी से बहस करने वाला, मेरी हो न बेटी की एक नजर से दरकार देखो कैसे शांत हो गया। वेरी गुड मेरी बच्चा, ऐसे ही इसे अपने से डरा कर रखो, कंजूस काहिका हूँ। अपने दादू की बात सुनकर आरोही और बाकी सब अर्नव पर हंसने लगाते सिवाय मेहर को छोड़कर। मेहर अपनी जगह से उठकर आदित्य के बगल में जाकर बैठ जाती है। मेहर के वहां बैठते ही सब अपनी हंसी रोककर अब उन दोनों की तरफ देखने लगाते हैं। मेहर के बैठने के बाद पहले समीरा दोनों को राखी बांधती है, फिर शिखा दोनों राखी बांधने के बाद उन दोनों की आरती करती है और फिर मिठाई खिलाकर रस्म पूरी करती है। मेहर उन दोनों के सामने 2 गिफ्ट बॉक्सेस कर देती है जिसे वो खुशी से उसके हाथों से ले लेती है। आदित्य अपनी पॉकेट से एक गिफ्ट निकल कर समीरा के सामने कर देता है। समीरा उसको लेकर आदित्य को हक कर बोली, थैंक यू भाई। अपना गिफ्ट लेने के बाद वो आराम से सोफे पर बैठ जाती है। वही शिखा जब देखती है आदित्य उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया तो ये देखकर उसका मुंह उतर जाता है और वो चुपचाप जाकर नीलम जी के बगल में अपना मुंह लटक कर बैठ जाती है। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन माय डियर रीडर्स। और प्लीज लाइक्स, शेयर और कमेंट्स देते रहिएगा। मॉम डोंट वरी, मैं प्रिंसेस को थोड़ी गिरने दूंगा। ये बोलकर वो आरोही को कैच कर लेता है और उसके गालों को बारी किस कर लेता है। वही आरोही आदित्य के ऐसा करने से खुश होते हुए बोली, वाओ डैड मुझे बहुत मजा आया, क्या आप मुझे और हवा में उड़ा सकते हो। आरोही ने ये इतने मासूम एक्सप्रेशन के साथ कहा था कि कोई उसे मना कर ही नहीं सकता था। आदित्य आरोही की बात मानते हुए उसे वापस से थोड़ा ऊपर उछालने लगाता है। ऊपर कटे ही आरोही खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी खिलखिलाहट से पूरा हॉल गूंजने लगता है। वो दोनों ऐसे ही अपनी मस्ती करने लगाते हैं। सब कुछ देर उन दोनों की मस्ती देखते रहते फिर आपस में बातें करने लगाते है। शिखा भी जाकर सोफे पर बैठ जाती है और अपना फोन चलाने लगती है। वही कोई था जो शिखा को देखकर बस उसमें खो ही गया था। जब से वो हाल में आई थी, शिखा ने आज पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत सुंदर और प्यारी लग रही थी। हमारे रोहन बाबू तो शिखा को आज एक लड़की की तरह रेडी देखकर उनका दिल जोर से धड़कने के लगता है और वो बस शिखा को एक तक देखे जा रहे थे। आरोही और आदित्य की मस्ती देखकर किसी ने भी रोहन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन हमारी शिखा इनमें से नहीं थी। उसने तो अपने आशिक की हरकत को पहले ही नोटिस कर लिया था, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो रोहन से गुस्सा थी। रोहन इतने दिनों से घर जो नहीं आया था इस वजह से, और अगर आज रक्षाबंधन नहीं होता तो शायद ही वो आज मेंशन आता है। वो शिखा को इग्नोर करना चाहता था, इसलिए रोहन अपने अपार्टमेंट जाकर रहने लगा था। मेहर और समीरा मंदिर से पूजा की थल लेकर हॉल में आ जाते हैं। उनके आते ही आदित्य और आरोही आकर सोफे पर बैठ जाता है। वो दोनों बिल्कुल किसी अच्छे बच्चे की तरह सोफे पर बैठे हुए थे, जैसे वो लोग कुछ जानते ही नहीं। ही वही अर्नब, नरेन जी, नीलम जी जब इन दोनों को ऐसे बैठे हुए देखते हैं तो समझ जाते हैं जरूर मेहर हाल में आ गई होगी, तभी ये दोनों इतने मासूम बनकर बैठ गए, वरना कभी भी वो दोनों शांत नहीं बैठते हैं। इधर उछलते कुंदते रहते हैं और किसी ना किसी को परेशान करते रहते हैं। समीरा आदित्य और शिखा के पास जाकर बैठ जाती है। मेहर रोहन और अर्नब के पास जाकर बैठ जाती है। वही आरोही को नीलम जी अपने पास बुलाकर अपने और नरेन जी के बीच में बिठा लेती है। आरोही दोनों के बीच में बैठकर क्यूरोसिटी से अपने सामने बैठे 6 लोगों को देखने लगती है। मेहर पहले अर्नब को कुमकुम का तिलक लगाती है, फिर उस पर अक्षत के दाने लगाकर वो अर्नब को राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद वो थाली में रखी काजू कतली का एक पीस उठाकर अर्नब के खिला देती है। उसके बाद वो उसकी आरती करती है। अर्नब को राखी बांधने के बाद मेहर रोहन को तिलक कर उसे राखी बांधती और मिठाई का पीस उठाकर उसे खिला देती है। उसके बाद रोहन की भी आरती उतारती है। मेहर के राखी बांधने के बाद अर्नब और रोहन एक साथ उसके सामने गिफ्ट के बॉक्स बढ़ा देते हैं। गिफ्ट देखकर मेहर उन दोनों को देखती है तो अर्नब और रोहन पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर मेहर को एक साथ हक कर लेते हैं और अर्नब उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, हमें पता है तुम्हें गिफ्ट्स की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आज के दिन हर भाई अपनी बहन को गिफ्ट देता है तो बस हम भी उसी रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, तो रख लो। उसकी बात सुन मेहर बिना कुछ बोले दोनों के गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। उन तीनों को ऐसे देखकर सब मुस्कुराते हुए उन्हें देखने
लगाते हैं कुछ देर वीवीओ तीनों ऐसे ही प्यार से एक दूसरे को ग्रुप हग किए हुए बैठे रहते हैं कि तभी शिखा मेहर को देखकर बोली, भाभी अब आप जल्दी से आकर यहाँ बैठो तो हम दोनों आपको और भाई को राखी बांध सके क्योंकि अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसकी बात सुनकर सब शिखा को देखकर हंसने लगाते हैं। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। और अर्नब मेहर को छोड़ते हुए शिखा से बोला, अरे ओ मेरी साली साहिबा, तुमसे जरा भी हमारा प्यार नहीं देखा जा रहा है क्या, जो ऐसे हमारी बहन को हमसे दूर करने के लिए बहाना बना रही हो। अर्नव की बात सुनकर शिखा चिढ़ते हुए बोली, क्या जीजू मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ और मैं नहीं जलती किसी से, तो अपना ये फालतू का टोंट अपने पास रखिए हूँ। शिखा की बात अर्नव कोई और जवाब देता कि वो देखता है कि समीरा उसे घूर रही है। समीरा के घूरने से अर्नव के शब्द उसके गले में रह जाते हैं और वो अपना बेचारा सा मुंह बनाकर शांति से बैठ जाता है। वही उसकी ऐसी हालत देखकर नरेन जी टोंट करते हुए बोले, बड़े आए हमारी बेटी से बहस करने वाला, मेरी हो न बेटी की एक नजर से दरकार देखो कैसे शांत हो गया। वेरी गुड मेरी बच्चा, ऐसे ही इसे अपने से डरा कर रखो, कंजूस काहिका हूँ। अपने दादू की बात सुनकर आरोही और बाकी सब अर्नव पर हंसने लगाते सिवाय मेहर को छोड़कर। मेहर अपनी जगह से उठकर आदित्य के बगल में जाकर बैठ जाती है। मेहर के वहां बैठते ही सब अपनी हंसी रोककर अब उन दोनों की तरफ देखने लगाते हैं। मेहर के बैठने के बाद पहले समीरा दोनों को राखी बांधती है, फिर शिखा दोनों राखी बांधने के बाद उन दोनों की आरती करती है और फिर मिठाई खिलाकर रस्म पूरी करती है। मेहर उन दोनों के सामने 2 गिफ्ट बॉक्सेस कर देती है जिसे वो खुशी से उसके हाथों से ले लेती है। आदित्य अपनी पॉकेट से एक गिफ्ट निकल कर समीरा के सामने कर देता है। समीरा उसको लेकर आदित्य को हक कर बोली, थैंक यू भाई। अपना गिफ्ट लेने के बाद वो आराम से सोफे पर बैठ जाती है। वही शिखा जब देखती है आदित्य उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया तो ये देखकर उसका मुंह उतर जाता है और वो चुपचाप जाकर नीलम जी के बगल में अपना मुंह लटक कर बैठ जाती है। चैप्टर 41 मेहर का टटना। अब आगे कुछ देर वैसे रहने के बाद वो बोलती है, क्या कहा आपने, तो वो कहते हैं वही जो सच है। अभी वो उसकी तरफ नहीं देख रहे थे, उनको देखकर लगा रहा था जैसे वो टूट गए हैं। ये बोलकर और उनकी आवाज में एक तड़प, दर्द और भारीपन कोई भी महसूस कर सकता था। उनकी बात सुन मेहर नामे अपना सर हिलाते हुए कहती है, आपने ये इसलिए बोला कि मैं शौर्य से शादी के लिए तैयार हो जाऊं। आप वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती है। उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, पापा आप इतनी बड़ी बात बोल भी कैसे सकते हैं। लाज भी भर खड़ी अभी भी सब सुन रही थी वैसे ही अपना मुंह खोले और आंखें बड़ी किए हुई और वो दिखाने बिल्कुल अच्छी नहीं लगा रही थी। इस पर नितिन जी बिना उसे देखे कहते हैं, ये बात किसी ना किसी दिन तुम्हारे सामने आनी ही थी। तो इस पर वो वैसे ही रोते उनकी बात को नकारते हुए बोलती है, आप मेरे पिता ना हो मैं मान ही नहीं सकती हूँ और आप मुझे से आंखें क्यों चुरा रहे हैं। जब आप मेरे पिता नहीं है तो आप ये बात मेरी तरफ देख कर बोलिए। फिर वो उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, देखिए मेरी तरफ, आप मुझे किस बात की इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। नरेन अपनी जगह से उठते हुए बोलते हैं। मेहर उनकी आवाज सुन मेहर गुस्से से चिल्लाते हुए उनसे कहती है, आप चुप रहिए, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने पापा से बात करना चाहती हूँ। उसकी बात सुन वो चुप हो जाते हैं। उन्हें कुछ ना बोलता देख वो वापस से अपने पिता का हाथ हिलाते हुए कहती है, आप बोलिए ना, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, बोलिए ना। वो ये सब रोते हुए बोल रही थी। नित्यम जैसे तैसे खुद को संभले हुए खड़े थे। उसकी बात खत्म होने पर वो अपने हाथ छुड़ाते हुए उसकी तरफ देखकर बेबसी से कहते हैं, नहीं हो कुछ भी नहीं लगता, मैं तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुमसे कुछ भी नहीं। फिर वो अपने आंसू छुपाते हुए मुड़ जाते हैं उसकी तरफ अपनी पीठ करके। ये सब देखकर नरेन की आंखों में भी नमी उतर आई थी। वही लाज तो ये सुन हल्का सा हंसती है अपना मुंह खोले और रानी माँ वैसे बिन किसी इमोशन के खड़ी रहती है। उनकी पीठ को देखते हुए वो उनसे अपने भरे हुए गले के साथ पूछती है, फिर कौन हूं मैं, एक अनाथ लावारिस या बिना माता पिता के हूँ। उसके मुंह से ठीक से शब्द भी नहीं निकल रहे थे, फिर भी वो बोलती है, कौन हूं मैं, बताइए कौन हूं मैं। वो रोते हुए कहती है अपनी टूटी हुई आवाज में। तभी नरेन अपने भराए गले के साथ एक लंबी सांस लेकर कहते हैं, मैं हूँ। उनकी बात सुन मेहर उनकी तरफ देखने लगती है। रोते हुए उसे अपनी तरफ देखता पाकर वो अपनी गर्दन हमें हिलाते हैं। फिर वो उसे नजरें चुराते हुए कहते हैं, मैं हूँ तुम्हारा पिता। उनकी बात सुन मेहर हैरानी से अपना मुंह खोले उन्हें देखने लगती है अपनी आंखें बड़ी करके। लाज ये सुन अपना मुंडी इधर उधर कर सब सुनती रहती है। वो अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम मेरी और इसके आगे वो बोल ही नहीं पा रहे थे, उनका पूरा गला भर गया था। फिर भी वो थोड़ा सा पौष लेकर कहते हैं, तुम मेरी और निहारिका की बेटी हो। ये बोलने के बाद उनकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें गिर जाती है उनकी आंखों से, जिसे छुपने के लिए वो अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। मेहर उनकी पूरी बात सुन वैसे ही शौक में अपन मुंह खोले हुए नामे सिर हिलाते हुए उन्हें देखती है। फिर वो अपनी आंखें नित्यम की तरफ कर देखने लगती है। नित्यम अपनी जगह बिना किसी रिएक्शन के खड़े रहते। ये सुनकर उन्हें इस तरह देखकर वो अपना मुंह बंद कर रोते हुए कहती है, नहीं आप नहीं। ये सब बोलते हुए वो पीछे होते जा रही थी और साथ में बोल रही थी, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, इस बात को मैं नहीं मानती। वो बस यही बार दोहरा रही होती है।
उसे इस तरह सच को न एक्सेप्ट करते हुए देखकर रानी मां नित्यम से कहती है, अब तुम ही इसे समझो, ये तुम्हारे सिवाय किसी पर भरोसा नहीं करेगी। उनकी बात सुन वो पलते हुए मेहर को देखते हैं, फिर रानी माँ और नरेन को देखकर कहते हैं, ये सच है, नरेन ही तुम्हारे पिता है, मैंने और शीतल ने बस तुम्हें पला है। उनकी बात सुन वो रोते हुए कहती है, नहीं ये सब झूठ है, नहीं नहीं, और अपने कोनों पर हाथ रख रोती हुए चली जाती है वहां से। लाज जो सब सुन और देख रही थी वो भी ये जान मुस्कुराते हुए चले जाती है खुशी से अपने कमरे की तरफ। नित्यम जो अभी दरवाजे से रोती हुई मेहर को देख रहे थे जब तक कि वो पूरी तरह से ओझल नहीं हो गई उनकी आंखों से, जब वो दिखना नींद हो जाती है तो वो रोते हुए नरेन को देखकर अपनी हरी हुई आवाज में कहते हैं, नरेन तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल गई, बधाई हो। उनकी बातें सुन नरेन भी अपनी आंसू भरी आंखें बंद कर लेते हैं और उनसे नजरें चुरा लेते हैं। तो इतना कहने के बाद वो एक टूटे हुए इंसान को तरह अपने कंधे झुकाए चले जाते हैं वहां से। उनके जाने के बाद नरेन भी चले जाते हैं अपने कमरे। वही रानी माँ दोनों को जाता देख एक ठंडी आह भरते हुए वो भी चली जाती ही वहां से। वही मेहर रोते हुए अपने कमरे जाकर रूम का गेट लॉक कर उसे टिक जाती है। तभी आके कानों में नित्यम जी के कहे शब्द गूंजने लगते हैं, नहीं हूं मैं तुम्हारा पिता ये सब। फिर से अपने कानों पड़ते एक मेहर रोते सीधा जाके मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और फिर खुद से बातें करते हुए अपने मन खुद को देखते अपने चेहरे पर हाथ फेर कहती है, मैं तो वही हूं, फिर ये लोग कैसे इतना बदल गए, मेरी क्या गलती है। ये बोल और रोने लगती है कि तभी उसकी नजर साइड में रखे फोटो फ्रेम पर जाती है तो वो उसे उठकर अपने में ले उस पर अपना हाथ फेरते हुए सब सोचने लगती है जो अभी नीचे हुआ था। बार यही कहना, अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूं तो मेरी आंखों में देखकर बताए, और उसके पापा उसका हाथ झटक कर कहना कि नहीं हो तुम मेरी बेटी नहीं है कोई रिश्ता हमारा। ये सब याद कर उसके हाथों से फोटो फ्रेम छूटकर नीचे गिर जाता है और वो रोते हुए अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोने लगाती है, फूटकर जोर से रोने लगती है। तभी उसके कानों में खुद कहे शब्द पड़ते हैं, कौन हूं मैं अनाथ लावारिश की। तभी उसे नरेन के कहे शब्द याद आते हैं, मैं हूं तुम्हारा पिता। ये सच सोचकर वो और रोने लगती है। बहुत देर रोने के बाद जब कुछ शांत होती है तो वो शून्य में देखते हुए सब याद करते हुए देखते रहती है बिना किसी इमोशन के। तो वही लाज सीधा श्रेया के कमरे जाकर उसे सब बताती है जो नीचे उसने सुना और कहती है, मेहर नरेन चाचा सा की बेटी है, ना कि नित्यम अंकल की। उसकी बातें सुन श्रेया हैरानी से कहती है, और हमसे ये बात इतने सालों तक ये बात छुपी रही। लाज उसकी बात सुन अपनी खुशी छुपाते हुए कहती है, इसलिए नरेन चाचा सा हमेशा मेहर की इतनी तरफदारी करते हैं। उसकी बात सुन श्रेया हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ, और हमें लगता था कि उनकी शादी नहीं हुई कभी और ना उनकी कोई पत्नी है ना कोई बच्चे। तो इस लाज थोड़ा एक्साइट होते बोलती है, हाँ, और उनकी एक पत्नी भी थी जो मर चुकी है और उनकी खोई हुई बेटी भी मिल गई। तो श्रेया भी उसकी बात सुन खुशी से हाँ में हाँ मिलते हुए कहती है, इसलिए वो मेहर की शादी शौर्य भाई से करना चाहते हैं। उसकी ये बात सुनकर लाज का फेस गुस्से से भर जाता है। चैप्टर 42 आन्या और आर्यन की मुलाकात। शिखा का उतारा हुआ फेस देखकर सब समझ रहे थे कि उसके ऐसे रूठकर शांत क्यों बैठी है, लेकिन कोई भी उन दोनों भाई बहन के बीच कुछ नहीं बोलना ही सही समझ रहे थे। ये तो उन दोनों का हमेशा का था, इसलिए नीलम जी, नरेन जी, रोहन, समीरा वहां से उठाकर डाइनिंग एरिया की तरफ चले गए। मेहर आरोही को लेकर बाहर। अब वहां सिर्फ आदित्य, अर्नब और शिखा ही बचे थे। अर्नब और आदित्य पहले एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं और फिर शिखा की तरफ देखकर अर्नब अपनी जगह से उठकर शिखा के बगल में बैठकर उसके शोल्डर पर टैप करते हुए बोला, साली साहिब क्या हुआ, आपने ऐसे अपना मुंह क्यों फुलाया हुआ है। शिखा बिना कुछ रिएक्ट किए वैसे ही अपना मुंह फुलाए बैठी रहती है। इसका ऐसा रिएक्शन देखकर अर्नब अपना मुंह बना लेता है और भी वहां से उठकर सबके पास चला जाता है। अब सिर्फ हॉल में वो दोनों ही बचे थे। अब आदित्य अपनी जगह से उठकर अपने दोनों हाथों को पीछे किए हुए शिखा के पास आकर अपने घुटनों के बल बैठकर कहा, छोटी क्या हुआ, तूने ऐसा मुंह क्यों बनाया है। लेकिन शिखा अब भी वैसे ही चुप बैठी रहती है, बस अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। शिखा को ऐसे करते देख आदित्य अपने हाथों को आगे लाकर ठीक शिखा की आंखों सामने कर देता है। शिखा जैसे ही आदित्य के हाथों के बीच एक गिफ्ट बॉक्स देखती है तो वो खुशी से अपनी जगह पर उछल पड़ती है और वो झट से आदित्य के गले लगकर बोली, ब्रो आपको याद था, थैंक यू सो मच। फिर वो उसे दूर होकर अपना मुंह बनाते हुए आगे कहती है, लेकिन आपने मुझे परेशान क्यों किया, जब आप गिफ्ट लेकर आए थे तो हो आप बहुत बेकार हो। उसकी बात सुनकर आदित्य के होठों पर स्माइल आ जाती है और वो स्माइल करते हुए उसके दोनों गालों को प्यारा खिंचते हुए बोला, अरे ओ मेरी प्यारी बहना, अगर मैं तुम्हें ये पहले दे देता तो जो ये खुशी मुझे अभी देखने को मिली वो पहले नहीं मिलती, समझी बुद्धू, और मुझे तुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है मेरी नटखट छोटू सिस्टर। वो हंसते हुए शिखा को देखने लगता है। आदित्य के ऐसे अपने ऊपर हंसते हुए देखकर शिखा चिढ़ते हुए बोली, हूँ भाई, आप ना हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो, आप कभी भी समीरा दी के साथ मस्ती करते। उसकी बात सुन आदित्य शिखा का हाथ पकड़कर उसे सोफे खड़ा कर डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाते हुए बोला,
वो इसलिए क्योंकि समीरा से मेरी तेरी जितनी अच्छी बंद नहीं है और हम तो क्राइम पैटर्न है ना, तो मुझे मजा आता है तुझे ऐसे परेशान करने में, समझी। वो उसके फिर से गाल खींचते हुए कर शिखा को उसकी सीट पर बिठा देता है। उन दोनों को ऐसे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते आते देखकर सब मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगाते हैं। कुछ देर उनका सारा खाना सर्वेंट्स उनके सर्व करके साइड में खड़े हो जाते हैं और सब अपना खाना खाने लगाते हैं। दूसरी तरफ मॉल के अंदर आज आन्या शॉपिंग करने के लिए मॉल में आती हुई इस वक्त आन्या कुछ कपड़े लेकर वो लेडीज सेक्शन से बाहर निकल रही थी कि तभी एक छोटा सा बच्चा कहीं से आकर उससे टकरा जाता है। टकराने की वजह से वो आन्या अपनी जगह पर रुककर बच्चे को गिरने से बचाने के लिए उसके बच्चे को पकड़ लेती है। बच्चे का फेस टकराने की वजह से आन्या से चिपका हुआ था। आन्या जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठकर धीरे से बच्चे का फेस ऊपर कर फिकर से पूछती है, क्या आप ठीक हो? आपको कहीं लगी तो नहीं है? ये बच्चा कोई और नहीं आर्यन था। आर्यन आप लोगों को याद होगा ही, आया और कोई नहीं, वही जो आरोही के साथ उसके फर्स्ट डे पर उसके साथ जबरदस्ती बैठा था। आन्या को अपनी फिक्र करते देखकर आर्यन क्यूट सी स्माइल करते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस ब्यूटीफुल, आप फिक्र मत करिए एंड सॉरी मैं ऐसे अचानक से आके आपसे टकरा गया। आर्यन की बात सुनकर और उसकी क्यूट सी स्माइल देखकर आन्या के फेस पर भी हल्की स्माइल आ जाती है और वो भी अपने चेहरे पर स्माइल लिए बोली, थैंक यू लिटिल बॉय। इधर उधर देखने के बाद आन्या आर्यन से पूछती है, वैसे लिटिल बॉय आप ऐसे अकेले क्यों घूम रहे हो? आपके मम्मा पापा कहाँ है? आन्या को मम्मा के बारे पूछने पर आराम उदास हो जाता है और वैसे ही उदास चेहरे के साथ बोला, मिस ब्यूटीफुल मेरी मम्मा नहीं है और डैडी के पास टाइम नहीं था मेरे साथ यहाँ आने के लिए, इसलिए उन्होंने मुझे मेरी नैनी और गार्ड्स के साथ यहाँ खेलने के लिए भेज दिया क्योंकि मेरे गेम्स खरीदने का और खेलने का बहुत मन था। आर्यन को ऐसे उदास देखकर आन्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और उसे आर्यन के डैडी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन अयन के डैडी को कोसते हुए बोली, कैसा आदमी है जो इतने छोटे से बच्चे को ऐसे अकेले मॉल भेज दिया? क्या उसके पास जरा भी दिमाग नहीं है कि ऐसे बच्चों को अकेला नहीं भेजते? अगर मेरे सामने आया तो अच्छा सबक सिखाऊंगी, आगे से कभी वो इतने प्यारे बच्चे को अकेले नहीं छोड़ेगा। अयन के फादर को अच्छे से कोसने के बाद आन्या आर्यन के गाल पर एक किस कर बोली, हेयर लिटिल बॉय तुम ऐसे उदास मत हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपके साथ आपको शॉपिंग कर सकती हूँ। वैसे भी मैं अकेली ही हूँ और मुझे अकेले शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या आप मुझे कंपनी देंगे? आन्या के ऐसे पूछने पर आर्यन कुछ देर सोचता है, फिर अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाकर बोला, ठीक है मिस ब्यूटीफुल मैं आपको कंपनी दे देता हूँ। आप भी क्या याद रखेंगी कि आपको द ग्रेट आर्यन कुणाल कपूर के साथ आज शॉपिंग की है। वही आर्यन की नैनी तो हैरानी से अपने बाबा को देख रही थी क्योंकि अयन इतने जल्दी किसी अजान से बात नहीं करता, लेकिन आज आर्यन सिर्फ बात ही नहीं बल्कि उसके साथ शॉपिंग करने के लिए और पूरा दिन स्पेंड करने की बात कर रहा है। नैनी कुछ बोलने वाली ही थी कि आर्यन उसे इशारे से बोलने से मना कर देता है क्योंकि उसे आन्या बहुत पसंद आई थी और उसने अपने मन ही मन सोच लिया था कि वो आन्या को अपनी मम्मा बनाकर रहेगा, तो ऐसे कैसे वो हाथ में आया मौका गाबा देता उसे जानने का। इसके बाद आन्या आर्यन का हाथ पकड़कर उसके साथ शॉपिंग करने के लिए आगे बढ़ जाती और उसके पीछे आर्यन की नैनी भी दोनों को पीछे बिना कुछ बोले चलने लगती है। तो वो खुशी से अपनी जगह पर उछल पड़ती है और वो झट से आदित्य के गले लगकर बोली, ब्रो आपको याद था, थैंक यू सो मच। फिर वो उसे दूर होकर अपना मुंह बनाते हुए आगे कहती है, लेकिन अपने मुझे परेशान क्यों किया? जब आप गिफ्ट लेकर आए थे तो आप बहुत बेकार हो। उसकी बात सुनकर आदित्य के होठों पर स्माइल आ जाती है और वो स्माइल करते हुए उसके दोनों गालों को प्यारा खिंचते हुए बोला, अरे ओ मेरी प्यारी बहना, अगर मैं तुम्हें ये पहले दे देता तो जो ये खुशी मुझे अभी देखने को मिली वो पहले नहीं मिलती, समझी बुद्धू? और मुझे तुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है मेरी नटखट छोटू सिस्टर। वो हंसते हुए शिखा को देखने लगता है। आदित्य के ऐसे अपने ऊपर हंसते हुए देखकर शिखा चिढ़ते हुए बोली, हूँ भाई आप ना हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो, आप कभी भी समीरा दी के साथ मस्ती करते। उसकी बात सुन आदित्य शिखा का हाथ पकड़कर उसे सोफे खड़ा कर डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाते हुए बोला, वो इसलिए क्योंकि समीरा से मेरी तेरी जितनी अच्छी बंद नहीं है और हम तो क्राइम पैटर्न है ना, तो मुझे मजा आता है तुझे ऐसे परेशान करने में, समझी? वो उसके फिर से गाल खींचते हुए कर शिखा को उसकी सीट पर बिठा देता है। उन दोनों को ऐसे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते आते देखकर सब मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगाते हैं। कुछ देर उनका सारा खाना सर्वेंट्स उनके सर्व करके साइड में खड़े हो जाते हैं और सब अपना खाना खाने लगाते हैं। दूसरी तरफ मॉल के अंदर आज आन्या शॉपिंग करने के लिए मॉल में आती हुई इस वक्त आन्या कुछ कपड़े लेकर वो लेडीज सेक्शन से बाहर निकल रही थी कि तभी एक छोटा सा बच्चा कहीं से आकर उससे टकरा जाता है। टकराने की वजह से वो आन्या अपनी जगह पर रुककर बच्चे को गिरने से बचाने के लिए उसके बच्चे को पकड़ लेती है। बच्चे का फेस टकराने की वजह से आन्या से चिपका हुआ था। आन्या जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठकर धीरे से बच्चे का फेस ऊपर कर फिकर से पूछती है, हे आप ठीक हो? आपको कहीं लगी तो नहीं है? ये बच्चा कोई और नहीं आर्यन था। आर्यन आप लोगों को याद होगा ही, आया और कोई नहीं, वही जो आरोही के साथ उसके फर्स्ट डे पर उसके साथ जबरदस्ती बैठा था।
आन्या को अपनी फिक्र करते देखकर आर्यन क्यूट सी स्माइल करते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस ब्यूटीफुल, आप फिक्र मत करिए एंड सॉरी मैं ऐसे अचानक से आके आपसे टकरा गया। आर्यन की बात सुनकर और उसकी क्यूट सी स्माइल देखकर आन्या के फेस पर भी हल्की स्माइल आ जाती है और वो भी अपने चेहरे पर स्माइल लिए बोली, थैंक यू लिटिल बॉय। इधर उधर देखने के बाद आन्या आर्यन से पूछती है, वैसे लिटिल बॉय आप ऐसे अकेले क्यों घूम रहे हो, आपके मम्मा पापा कहाँ है? आन्या को मम्मा के बारे पूछने पर आराम उदास हो जाता है और वैसे ही उदास चेहरे के साथ बोला, मिस ब्यूटीफुल मेरी मम्मा नहीं है और डैडी के पास टाइम नहीं था मेरे साथ यहाँ आने के लिए, इसलिए उन्होंने मुझे मेरी नैनी और गार्ड्स के साथ यहाँ खेलने के लिए भेज दिया क्योंकि मेरे गेम्स खरीदने का और खेलने का बहुत मन था। आर्यन को ऐसे उदास देखकर आन्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और उसे आर्यन के डैडी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन आर्यन के डैडी को कोसते हुए बोली, कैसा आदमी है जो इतने छोटे से बच्चे को ऐसे अकेले मॉल भेज दिया, क्या उसके पास जरा भी दिमाग नहीं है कि ऐसे बच्चों को अकेला नहीं भेजते, अगर मेरे सामने आया तो अच्छा सबक सिखाऊंगी, आगे से कभी वो इतने प्यारे बच्चे को अकेले नहीं छोड़ेगा। आर्यन के फादर को अच्छे से कोसने के बाद आन्या आर्यन के गाल पर एक किस कर बोली, हे लिटिल बॉय तुम ऐसे उदास मत हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपके साथ आपको शॉपिंग कर सकती हूँ, वैसे भी मैं अकेली ही हूँ और मुझे अकेले शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या आप मुझे कंपनी देंगे? आन्या के ऐसे पूछने पर आर्यन कुछ देर सोचता है फिर अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाकर बोला, ठीक है मिस ब्यूटीफुल मैं आपको कंपनी दे देता हूँ, आप भी क्या याद रखेंगी कि आपको द ग्रेट आर्यन कुणाल कपूर के साथ आज शॉपिंग की है। वही आर्यन की नैनी तो हैरानी से अपने बाबा को देख रही थी क्योंकि आर्यन इतने जल्दी किसी अजान से बात नहीं करता, लेकिन आज आर्यन सिर्फ बात ही नहीं बल्कि उसके साथ शॉपिंग करने के लिए और पूरा दिन स्पेंड करने की बात कर रहा है। नैनी कुछ बोलने वाली ही थी कि आर्यन उसे इशारे से बोलने से मना कर देता है क्योंकि उसे आन्या बहुत पसंद आई थी और उसने अपने मन ही मन सोच लिया था कि वो आन्या को अपनी मम्मा बनाकर रहेगा, तो ऐसे कैसे वो हाथ में आया मौका गावा देता उसे जानने का। इसके बाद आन्या आर्यन का हाथ पकड़कर उसके साथ शॉपिंग करने के लिए आगे बढ़ जाती और उसके पीछे आर्यन की नैनी भी दोनों को पीछे बिना कुछ बोले चलने लगती है। चैप्टर 43 समीरा हुई हर्ट अर्नव की बात से शॉपिंग मॉल। आन्या और आर्यन सारी शॉपिंग करने के बाद अब दोनों थककर चूर हो गए थे और अब उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए वो दोनों रेस्टोरेंट एरिया में अपनी पेट पूजा करने के लिए चले गए। पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ था, कहीं भी बैठने के लिए कोई जगह नहीं दिख रही। ये देखकर आन्या और आर्यन का मुंह उतर जाता है। आन्या अपना छोटा सा मुंह बनाकर बोली, यहाँ तो कहीं बैठने के लिए कोई जगह नहीं दिख रही है, अब क्या करे चैंप? आन्या की बात सुनकर आर्यन भी उदास होकर बोला, हाँ मिस ब्यूटीफुल यहाँ कोई जगह ही नहीं बैठने के लिए। ये बोलकर आर्यन एक बार फिर से पूरे रेस्टोरेंट एरिया पर एक सरसारी सी निगाह डालता है और उसे एक टेबल खाली दिखती है जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो खुशी से चहकते हुए आन्या की तरफ देखकर बोला, मिस ब्यूटीफुल वहां देखिए, अपनी उंगली से उस तरफ इशारा करता है। आर्यन की उंगली की डायरेक्शन में आन्या अपनी नजरें उस तरफ देखकर उसके चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। वो भी चहकते हुए बोली, अरे हाँ चैंप वहां एक सीट खाली है, चलो जल्दी हम वाहन जाकर पहले बैठ जाते हैं वरना कोई आकर वहां बैठ जाएगा। इतना कह आन्या जल्दी से आर्यन को अपनी गोद में उठाकर उस तरफ चली जाती है। वही उनके पीछे खड़ी आर्यन की नैनी पूरे दिन से देख रही थी कि आज आर्यन कितना खुश है आन्या के साथ टाइम स्पेंड करके। मोस्टली ये खुशी उसके चेहरे पर देखने को नहीं मिलती है घर पर। आर्यन घर पर हमेशा बस खुश रहने का दिखावा करता है ताकि कोई उसकी उदासी देखकर खुद उदास ना हो जाए, लेकिन असल में आर्यन अपनी माँ पापा को बहुत मिस करता है। माँ तो उसके पास है नहीं, लेकिन पापा होने के बाद भी वो उसके साथ टाइम नहीं देता है। रात को अपना काम करने के बाद घर लौटता है तब तक आर्यन सो जाता है और सुबह भी आर्यन के उठने से पहले कुणाल ऑफिस निकल जाता है। आर्यन कई बार कुणाल का रात को इंतजार करते हुए उदास होकर सो जाता है। उसका बहुत मन होता है कि उसके पापा भी सभी के पापा की तरह उसके साथ टाइम बिताए, खेले, उसे के साथ पार्क घूमने जाए, लेकिन अपने काम में इतना बिजी रहता है कि कभी वो दो पल भी आर्यन के साथ नहीं बीतता। ऐसा नहीं है कि कुणाल आर्यन को इग्नोर करता है, वो भी आर्यन से बहुत प्यार करता है और उसके सेफ और अच्छी लाइफ देने के लिए ही वो इतनी मेहनत करता है और बिना उसे देखे कभी नहीं सोता है और ना जाता है। वो हमेशा अपने ऑफिस आने के बाद सीधे आर्यन के रूम में जाकर कुछ देर उसके पास बैठकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे देखता रहता है और सुबह भी ऑफिस जाने से पहले वो उसे देखकर ही घर से निकलता है, लेकिन ये सब आर्यन को नहीं पता क्योंकि उस वक्त वो सोया हुआ जो रहता है। आन्या आर्यन को चेयर पर बिठाकर उसे बोली, चैंप आप यही बैठो, मैं अभी हम दोनों को लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। ये बोलकर फूड काउंटर की तरफ चली जाती नैनी से आर्यन का ख्याल रखने के लिए। वही आर्यन का आज ऐसा लग रहा था जैसे उसकी भगवान ने सुन ली हो। आन्या बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उस पर अपनी ममता लूटा रही थी और हर कोई उन्हें देखकर यही कहता कि वो दोनों सगे माँ बेटे हैं जब तक कोई उन्हें सच ना बता दे।
राजवंश मेंशन में समीरा अपने कमरे बैठे हुई लैपटॉप पर कुछ कर रही थी कि तभी अर्नव रूम के नादर आकार देखता है कि उसकी बीवी छुट्टी के दिन भी अपना काम लेकर बैठी हुई है। तो ये देखकर वो चिढ़ जाता है और अपने कदम समीरा के पास ले जाकर उसका लैपटॉप झटके से उसकी गोद से उठाकर बंद कर टेबल पर रख देता है और समीरा को अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ ले जाने लगता है। वही गिरने के डर से समीरा अपने हाथों को अर्नव की गर्दन के चारों तरफ लपेट लेती है। जब उसे समझ आता है कि अर्नव ने अभी क्या किया तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो नाराजगी से बोली, ये क्या हरकत बेबी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं बहुत इंपॉर्टेंट फाइल चेक कर रही थी, छोड़ो, मुझे काम करना है। अर्नव को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो समीरा के बेड के पास ले जाकर उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आते हुए बोला, क्या हुआ बीबी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही हो? और कौन छुट्टी के दिन कम लेकर बैठता है? कुछ तो शर्म कर लिया करो जरा, अपने इस बेचारे से पति पर ध्यान दे लो। जब से शादी हुई है तुमने मुझे किस करने के सिवाय कुछ करने नहीं दिया। अगर ऐसा ही रहा तो सच कह रहा हूं, मैं ना किसी और के पास चला जाऊंगा, फिर मत कहना मुझसे कुछ, अर्नव सिकती लहजे में बोला। वही उसकी बात सुनकर समीरा का दिमाग खराब हो जाता है और ये भूल जाती है कि अर्नव ने उसे उसका काम नहीं करने दिया। उसका दिमाग बस उसकी लास्ट बात सुनकर इस पर ही अटक गया था कि वो किसी और के पास चला जाएगा। अर्नव ने ये कहकर जैसे खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक ली थी। समीरा गुस्से से उसके ऊपर बरसते हुए अर्नव को पलटकर उसकी कॉलर को पकड़कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये बोलने की, तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास जाओगे? क्या तुमने शादी सिर्फ मेरा जिस्म पाने के लिए की थी? अगर मैं तुम्हें अपने पास आने नहीं दूंगी तो तुम किसी और के पास चले जाओगे, बोले। ये सब कहते हुए समीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे सच में बहुत हट हुआ था अर्नव के ये कहने से कि वो उसे खुद करीब नहीं आने देती है, इसलिए वो किसी और के पास चला जाएगा। अर्नव को अब रिलीज होता है कि अनजाने में उसने क्या कह दिया है और समीरा के आंसू देखकर अर्नव को अपने सीने में एक दर्द महसूस होता जैसे किसने उसके दिल पर वार कर दिया। वो जल्दी से समीरा को वैसे अपने सीने से लगाकर एक गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ बोला, सॉरी जान, मैंने ये सब बिना सोचे समझे बोल दिया और मुझे तुम्हारे जिस्म की कोई भूख नहीं है। अर्नव के सीने से लगते ही समीरा और जोर से रोने लगाती है। वही उसका रोना सुनकर अर्नव को बहुत गिल्ट हो रहा था अपने कहने पर, लेकिन कहते हैं ना, अगर एक जबान से कोई शब्द निकल जाए तो वापस नहीं आ सकता, इसलिए कहते हैं जो भी बोले हमेशा सोच समझकर बोले, क्योंकि कभी कभी अनजाने में हमारे मुंह से निकले शब्द किसी को दुख पहुंचा देते हैं। भले ही हमारा इरादा उन्हें चोट पहुंचाने का ना, लेकिन फिर भी वो उन्हें हट कर देते हैं। अर्नव अपनी पकड़ समीरा पर कसते हुए बोला, सॉरी जान, प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा परेशान करना चाहता था। अर्नव जब देखता है समीरा चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है तो वो समीरा को पलटकर उसके ऊपर आकर अपने होठ सीधे समीरा के होठों पर रख उसे किस करने लगाता है, जिससे समीरा की सिसकियां उसके मुंह में मुंह दबकर रह जाती है और वो शौक से अर्नव देखने लगती है। कुछ देर वो अर्नव को ऐसे ही देखते रहती है, लेकिन वो जल्द ही अर्नव की किस में इन्वॉल्व होने लगती है और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्नव जब देखता है कि समीरा ने रोना बंद कर उसके साथ उसकी किस में इन्वॉल्व होकर उसका साथ दे रही है तो वो उसे वैसे ही किस करते रहता है। पूरे 15 मिनट के बाद अर्नव समीरा के होठों से अपने हाथों को अलग करता है और प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई एम सॉरी जान, मैं आगे से कभी भी तुमसे दूर जाने का ख्याल तक अपने मन में नहीं लाऊंगा, बस तुम रोना मत कभी, क्योंकि तुम जब रोती हो तो मुझे यहाँ बहुत दर्द होता है। वो अपने दिल पर पॉइंट करते हुए समीरा की आंखों में आंखें डालकर कहता है। अर्नव की बात सुनकर समीरा तुरंत उसे अपने गले से लगा लेती है। अर्नव भी कसके उसे अपनी बाहों में बाहर लेता है और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उन्हें ऐसे एक दूसरे को गले लगाकर बहुत सुकून मिल रहा था। आर्यन घर पर हमेशा बस खुश रहने का दिखावा करता है ताकि कोई उसकी उदासी देखकर खुद उदास ना हो जाए, लेकिन असल में आर्यन अपनी माँ पापा को बहुत मिस करता है। माँ तो उसके पास है नहीं, लेकिन पापा होने के बाद भी वो उसके साथ टाइम नहीं देता है। रात को अपना काम करने के बाद घर लौटता है तब तक आर्यन सो जाता है और सुबह भी आर्यन के उठने से पहले कुणाल ऑफिस निकल जाता है। आर्यन कई बार कुणाल का रात को इंतजार करते हुए उदास होकर सो जाता है। उसका बहुत मन होता है कि उसके पापा भी सभी के पापा की तरह उसके साथ टाइम बिताए, खेले, उसे के साथ पार्क घूमने जाए, लेकिन अपने काम में इतना बिजी रहता है कि कभी वो 2 पल भी आर्यन के साथ नहीं बीतता। ऐसा नहीं है कि कुणाल आर्यन को इग्नोर करता है, वो भी आर्यन से बहुत प्यार करता है और उसके सेफ और अच्छी लाइफ देने के लिए ही वो इतनी मेहनत करता है और बिना उसे देखे कभी नहीं सोता है और ना जाता है। वो हमेशा अपने ऑफिस आने के बाद सीधे आर्यन के रूम में जाकर कुछ देर उसके पास बैठकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे देखता रहता है और सुबह भी ऑफिस जाने से पहले वो उसे देखकर ही घर से निकलता है। लेकिन ये सब आर्यन को नहीं पता, क्योंकि उस वक्त वो सोया हुआ जो रहता है। आन्या आर्यन को चेयर पर बिठाकर उसे बोली, चैंप आप यही बैठो, मैं अभी हम दोनों को लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ।
ये बोलकर फूड काउंटर की तरफ चली जाती नैनी से आर्यन का ख्याल रखने के लिए। वही आर्यन का आज ऐसा लग रहा था जैसे उसकी भगवान ने सुन ली हो। आन्या बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उस पर अपनी ममता लूटा रही थी और हर कोई उन्हें देखकर यही कहता कि वो दोनों सगे माँ बेटे हैं, जब तक कोई उन्हें सच ना बता दे। राजवंश मैंशन में समीरा अपने कमरे बैठे हुई लैपटॉप पर कुछ कर रही थी कि तभी अर्नब रूम के नादर आकार देखता है कि उसकी बीवी छुट्टी के दिन भी अपना काम लेकर बैठी हुई है। तो ये देखकर वो चिढ़ जाता है और अपने कदम समीरा के पास ले जाकर उसका लैपटॉप झटके से उसकी गोद से उठाकर बंद कर टेबल पर रख देता है और समीरा को अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ ले जाने लगता है। वही गिरने के डर से समीरा अपने हाथों को अर्नब की गर्दन के चारों तरफ लपेट लेती है। जब उसे समझ आता है कि अर्नब ने अभी क्या किया तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो नाराजगी से बोली, ये क्या हरकत बेबी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं बहुत इंपॉर्टेंट फाइल चेक कर रही थी, छोड़ो मुझे काम करना है। अर्नब को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो समीरा के बेड के पास ले जाकर उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आते हुए बोला, क्या हुआ बीबी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही हो? और कौन छुट्टी के दिन कम लेकर बैठता है? कुछ तो शर्म कर लिया करो जरा, अपने इस बेचारे से पति पर ध्यान दे लो। जब से शादी हुई है तुमने मुझे किस करने के सिवाय कुछ करने नहीं दिया। अगर ऐसा ही रहा तो सच कह रहा हूं मैं ना किसी और के पास चला जाऊंगा, फिर मत कहना मुझसे कुछ, अर्नब सिकती लहजे में बोला। वही उसकी बात सुनकर समीरा का दिमाग खराब हो जाता है और ये भूल जाती है कि अर्नब ने उसे उसका काम नहीं करने दिया। उसका दिमाग बस उसकी लास्ट बात सुनकर इस पर ही अटक गया था कि वो किसी और के पास चला जाएगा। अर्नब ने ये कहकर जैसे खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक ली थी। समीरा गुस्से से उसके ऊपर बरसते हुए अर्नब को पलटकर उसकी कॉलर को पकड़कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये बोलने की, तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास जाओगे? क्या तुमने शादी सिर्फ मेरा जिस्म पाने के लिए की थी? अगर मैं तुम्हें अपने पास आने नहीं दूंगी तो तुम किसी और के पास चले जाओगे, बोले। ये सब कहते हुए समीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे सच में बहुत हट हुआ था अर्नब के ये कहने से कि वो उसे खुद करीब नहीं आने देती है, इसलिए वो किसी और के पास चला जाएगा। अर्नब को अब रिलीज होता है कि अनजाने में उसने क्या कह दिया है और समीरा के आंसू देखकर अर्नब को अपने सीने में एक दर्द महसूस होता जैसे किसने उसके दिल पर वार कर दिया। वो जल्दी से समीरा को वैसे अपने सीने से लगाकर एक गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ बोला, सॉरी जान, मैंने ये सब बिना सोचे समझे बोल दिया और मुझे तुम्हारे जिस्म की कोई भूख नहीं है। अर्नब के सीने से लगते ही समीरा और जोर से रोने लगाती है। वही उसका रोना सुनकर अर्नब को बहुत गिल्ट हो रहा था अपने कहने पर, लेकिन कहते हैं ना, अगर एक जबान से कोई शब्द निकल जाए तो वापस नहीं आ सकता, इसलिए कहते हैं जो भी बोले हमेशा सोच समझकर बोले, क्योंकि कभी कभी अनजाने में हमारे मुंह से निकले शब्द किसी को दुख पहुंचा देते हैं। भले ही हमारा इरादा उन्हें चोट पहुंचाने का ना, लेकिन फिर भी वो उन्हें हट कर देते हैं। अर्नब अपनी पकड़ समीरा पर कसते हुए बोला, सॉरी जान, प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा परेशान करना चाहता था। अर्नब जब देखता है समीरा चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है तो वो समीरा को पलटकर उसके ऊपर आकर अपने होठ सीधे समीरा के होठों पर रख उसे किस करने लगाता है, जिससे समीरा की सिसकियां उसके मुंह में मुंह दबकर रह जाती है और वो शौक से अर्नब देखने लगती है। कुछ देर वो अर्नब को ऐसे ही देखते रहती है, लेकिन वो जल्द ही अर्नब की किस में इन्वॉल्व होने लगती है और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्नब जब देखता है कि समीरा ने रोना बंद कर उसके साथ उसकी किस में इन्वॉल्व होकर उसका साथ दे रही है तो वो उसे वैसे ही किस करते रहता है। पूरे 15 मिनट के बाद अर्नब समीरा के होठों से अपने हाथों को अलग करता है और प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई एम सॉरी जान, मैं आगे से कभी भी तुमसे दूर जाने का ख्याल तक अपने मन में नहीं लाऊंगा, बस तुम रोना मत कभी, क्योंकि तुम जब रोती हो तो मुझे यहाँ बहुत दर्द होता है। वो अपने दिल पर पॉइंट करते हुए समीरा की आंखों में आंखें डालकर कहता है। अर्नब की बात सुनकर समीरा तुरंत उसे अपने गले से लगा लेती है। अर्नब भी कसके उसे अपनी बाहों में बाहर लेता है और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उन्हें ऐसे एक दूसरे को गले लगाकर बहुत सुकून मिल रहा था। चैप्टर 44 आदित्य आरोही मेहर पैचे गार्डन में अर्नब और समीरा का कमरा। जब अर्नब को लगता है अब समीरा शांत हो गई है तो वो धीरे से समीरा को अपने आप से अलग कर उसे ठीक से बेड पर बिठाकर खुद उसके बगल में बैठे हुए समीरा का सर अपने कंधे पर रख उसके बालों पर किस कर अपना एक हाथ समीरा के हाथ फंसते हुए बहुत प्यार और सॉफ्ट टोन में बोला, जान प्लीज आज के बाद तुम रोना मत, तुम्हें पता है तुम्हारे ये आंसू मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि ये तुम्हारी आंख में आए। समीरा बिल्कुल शांति से अर्नब के कंधे पर अपना सर रखे हुए बस अर्नब की बातें सुनते हुए अर्नब की उंगलियों से खेल रही थी। अर्नब की पूरी बात सुनने के बाद समीरा उसके सामने बैठते हुए अपना सर उसके सर से जोड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद तुम कभी भी मुझे छोड़कर या फिर दूर जाने का ख्याल भी अपने मन में नहीं लाओगे। तुम्हें पता है जब तुमने ये कहा कि तुम अपने लिए किसी और को ढूंढ लोगे तो मुझे एक पल को ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे मेरी रूह छीनने की कोशिश कर रहा हो। ये बात बोलते हुए समीरा का गला भरा आया था। उसने बहुत मुश्किल से कहा था, ये
अर्नव के दूर जाने के ख्याल के बारे सोचकर ही समीरा को ऐसे लगाने लगता है जैसे कोई उसके शरीर से कोई उसका दिल निकलने की कोशिश कर रहा हो। इतनी कठिनाइयों और दूरी के बाद अब जाकर कहीं अर्नव ने उन दोनों के रिश्ते को अपनाया और समीरा की 3 सालों की तड़प अब जगाकर कहीं दूर हुई है उसे, और अब उसमें हिम्मत नहीं कि वो और ये अकेलेपन बर्दाश्त कर सके। समीरा की बात सुनकर और उसकी आंखों में देखकर अर्नव समझ रहा था कि अभी भी कहीं उसकी पहले वाली गलती से समीरा उभरी नहीं। उसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं ये डर है कि वो अगर फिर से उसे अकेला छोड़कर चला गया तो वो कैसे जिएगी। वैसे अर्नव अब ऐसा कुछ नहीं करने वाला था, क्योंकि समीरा को छोड़कर वो भी खुश नहीं था। है पल उसके लिए 1 साल के बड़ा बार था। समीरा के बिना वो दर्द और तड़प सिर्फ समीरा ने ही नहीं, अर्नव ने भी महसूस की थी। उसके आंखों में वो दर्द देखकर अर्नव समीरा को अपनी गोद में बिठाकर उसे अपने सीने में छुपा लेता है, जैसे उसे कह रहा हो, जान मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, तुम ये ख्याल अपने दिल से निकल दो, अपने सारे डर को खुद से दूर कर एक बार फिर से मुझे अपना लो। समीरा, जिसे अर्नव के दिल का हाल समझ गई हो इसलिए वो भी अपनी पकड़ अर्नव की कमर पर कस देती है। उसकी इस हरकत से अर्नव के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो वैसे उसे अपने गले लगाए हुए उसके कंधों पर अपने होठ टिका देता है। दूसरी तरफ आदित्य, आरोही और मेहर तीनों गार्डन में तलहल रहे थे। आरोही बीच में थी। एक तरफ से आरोही के हाथ को आदित्य ने पकड़ रखा था और दूसरे को मेहर ने। अभी वो घूम ही रहे थे कि तभी आरोही अपने सामने देखकर बोली, मम्मा डैडा मुझे झूला झूलना है। उसकी बात सुनकर आदित्य और मेहर, जो खामोशी से अपने सामने देखते हुए चल रहे थे, उनका ध्यान आरोही पर आ जाता है और आरोही को नजरों का पीछा करते हुए उस तरफ देखते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ। एक दूसरे को देखने के बाद आदित्य अपनी नन्ही सी प्रिंसेस को अपनी गोद में उठाकर प्यार से उसके गाल पर चूमते हुए बोला, ठीक है प्रिंसेस चलो। आदित्य को बात सुनकर आरोही खुशी से उछलते हुए कहा, ये मम्मा डैडा यू अरे थे बेस्ट, चलो जल्दी चलो, आरू का बहुत मन है उस पर बैठने का। आरोही की खुशी देखकर आदित्य और मेहर के होठों पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती है और फिर तीनों झूले की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर में आदित्य पीछे से आरोही और मेहर को झूले को ढाका दे रहा था। उसके ढाका देते ही झूला आगे की ओर चला जाता, जिसके साथ उस पूरे ग्राउंड में आरोही की खिलखिलाहट गूंज रही थी और वो खुशी से हर बार आदित्य को तेज करने के लिए बोलती है। आरोही की खिलखिलाहट सुनकर आदित्य और मेहर के चेहरे पर अलग ही सुकून दिख रहा था। वही उन तीनों की जोड़ी को देखकर गार्डन में मौजूद है एक इंसान का ध्यान उनकी तरफ बार जा रहा था। वो तीनों एक साथ बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह लग रहे। कुछ दूरी पर एक ओल्ड कपल उन तीनों को देखकर बोला, कितने प्यारे लग रहे हैं ना तीनों एक साथ, भगवान करे ये तीनों हमेशा ऐसे ही खुश रहे। मेरा मन तो इन्हें देखकर भर ही नहीं रहा, मन कर रहा है बस इन तीनों को देखती ही रही हूँ। वही उस औरत के बगल में खड़ा उसका हस्बैंड अपनी बीवी की बात सुनकर बोला, हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी खुद की आंखें इन तीनों से हटाने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग हमारे ऐसे देखने से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, इसलिए चलो यहाँ से। अपने पति की बात सुनकर वो ओल्ड लेडी अपनी गुस्से से भरी आंखों से अपने पति को घूरते हुए बोली, अच्छा जी ये बोलिए ना कि आप मुझे उन लोगों को देखने नहीं देना चाहते इसलिए मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हो, तुमसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती हूँ, बड़े मुझे बताने वाले। अपनी बीवी की नाराजगी देखकर वो आदमी अफसोस से अपना सर हिला देते हैं अपनी वाइफ की ऐसी बच्चों जैसे गुस्सा होते देखकर, और वो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उनका हाथ पकड़कर वहां से दूर ले जाते हैं। ऐसे इस गर्दन में मौजूद है इंसान उन तीनों को देखकर कुछ ना कुछ कह रहे थे, लेकिन हमारे आरोही आदित्य और मेहर को जैसे इन लोगों को देखने से या फिर कुछ कहना सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो लोग तो एक दूसरे का साथ पाकर ये खुशी और शांति से भरे पल जी रहे थे। आखिर कितने सालों बाद ये पल वो लोग एक साथ जी रहे थे, इसलिए बस उनका ध्यान एक दूसरे के अलावा कहीं भी नहीं गया। उन लोगों जैसे इस बात का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या कह रहा है और किस तरह से देख रहा है। आदित्य को बात सुनकर आरोही खुशी से उछलते हुए कहा, ये मम्मा डैडा यू अरे थे बेस्ट, चलो जल्दी चलो, आरू का बहुत मन है उस पर बैठने का। आरोही की खुशी देखकर आदित्य और मेहर के होठों पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती है और फिर तीनों झूले की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर में आदित्य पीछे से आरोही और मेहर को झूले को ढाका दे रहा था। उसके ढाका देते ही झूला आगे की ओर चला जाता, जिसके साथ उस पूरे ग्राउंड में आरोही की खिलखिलाहट गूंज रही थी और वो खुशी से हर बार आदित्य को तेज करने के लिए बोलती है। आरोही की खिलखिलाहट सुनकर आदित्य और मेहर के चेहरे पर अलग ही सुकून दिख रहा था। वही उन तीनों की जोड़ी को देखकर गार्डन में मौजूद है एक इंसान का ध्यान उनकी तरफ बार जा रहा था। वो तीनों एक साथ बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह लग रहे। कुछ दूरी पर एक ओल्ड कपल उन तीनों को देखकर बोला, कितने प्यारे लग रहे हैं ना तीनों एक साथ, भगवान करे ये तीनों हमेशा ऐसे ही खुश रहे। मेरा मन तो इन्हें देखकर भर ही नहीं रहा, मन कर रहा है बस इन तीनों को देखती ही रही हूँ। वही उस औरत के बगल में खड़ा उसका हस्बैंड अपनी बीवी की बात सुनकर बोला, हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी खुद की आंखें इन तीनों से हटाने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग हमारे ऐसे देखने से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, इसलिए चलो यहाँ से।
अपने पति की बात सुनकर वो ओल्ड लेडी अपनी गुस्से से भरी आंखों से अपने पति को घूरते हुए बोली, अच्छा जी ये बोलिए ना कि आप मुझे उन लोगों को देखने नहीं देना चाहते इसलिए मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हो, तुमसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती हूँ, बड़े मुझे बताने वाले। अपनी बीवी की नाराजगी देखकर वो आदमी अफसोस से अपना सर हिला देते हैं अपनी वाइफ की ऐसी बच्चों जैसे गुस्सा होते देखकर, और वो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उनका हाथ पकड़कर वहां से दूर ले जाते हैं। ऐसे इस गर्दन में मौजूद है इंसान उन तीनों को देखकर कुछ ना कुछ कह रहे थे, लेकिन हमारे आरोही आदित्य और मेहर को जैसे इन लोगों को देखने से या फिर कुछ कहना सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो लोग तो एक दूसरे का साथ पाकर ये खुशी और शांति से भरे पल जी रहे थे। आखिर कितने सालों बाद ये पल वो लोग एक साथ जी रहे थे, इसलिए बस उनका ध्यान एक दूसरे के अलावा कहीं भी नहीं गया। उन लोगों जैसे इस बात का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या कह रहा है और किस तरह से देख रहा है। चैप्टर 45 रोहन की हालत हुई खराब। तीनों गार्डन में कुछ देर मस्ती करने के बाद वो लोग गार्डन से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अब रात होने को थी इसलिए वो लोग अब मेंशन की तरफ जा रहे थे। आज तीनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। बहुत दिनों के बाद आज तीनों एक साथ जो थे, वरना रोज अपने काम की वजह बस रात में ही कुछ बकर एक साथ रहते हैं और सुबह होते ही सब अपने काम में बिजी हो जाते। आरोही अपने स्कूल में, मेहर अपने ऑफिस के काम, आदित्य अपनी शूटिंग में। गार्डन से बाहर निकलते वक्त वही साइड में एक आइसक्रीम स्टॉल से आदित्य 3 आइसक्रीम खरीद कर ले आता है और 2 खुद अपने हाथ में लिए रहता है, एक आरोही को दे देता है। आइसक्रीम देखकर आरोही अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहती है, डैडी आई लव यू। ये कहकर वो आदित्य के गालों पर किसकर अपनी आइसक्रीम एंजॉय करने लगती है। आरोही की इस छोटी सी हरकत से आदित्य के चेहरे की स्माइल बड़ी हो जाती है और वो भी आरोही के गाल पर किसकर उसे आई लव यू कहता है। वही इन दोनों बाप बेटी का प्यार देखकर मेहर को खुशी के साथ थोड़ी सी जलन हो रही थी, लेकिन हमेशा की तरह मेहर के फेस पर कोई भाव नहीं थे जिससे किसी कुछ पता चले। मेहर अपनी जलन को काबू में कर आरोही को पीछे उसकी सीट पर अच्छे से एडजस्ट कर आदित्य को भी इशारे से बैठने का इशारा करती है। मेहर का इशारा समझकर आदित्य जाकर पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ जाता है। मेहर ड्राइविंग सीट पर बैठकर आदित्य की तरफ देखती है जो मस्त होकर बस प्यार फोकस से अपनी आइसक्रीम खाने में बिजी था। आदित्य बिल्कुल छोट बच्चे के जैसे आइसक्रीम खा रहा था, एक साथ अपनी दोनों आइसक्रीम खा रहा था। एक बार अपने राइट हैंड में पकड़ी हुई आइसक्रीम खाता, फिर दूसरी हाथ में पकड़ी हुई। आदित्य बहुत क्यूट लग रहा था ऐसे खाते। मेहर का तो अपना गला सूखता हुआ महसूस होता। आदित्य को ऐसे खाते देखकर मेहर धीरे आदित्य के करीब बढ़ने लगती है। वही आदित्य जिसका पूरा फोकस बस अपनी आइसक्रीम पर, उसे जब फील होता है कि कोई उसके करीब आ रहा है तो उसका ध्यान अपनी आइसक्रीम से हटकर साइड में चला जाता है। आदित्य जैसे ही अपने साइड में देखता तो मेहर को अपनी तरफ ऐसे ललचाई नजरों से देखते पाकर आदित्य के होठों आर एक कातिलाना स्माइल आ जाती है। उसकी स्माइल को देखकर तो मेहर तो जैसे पूरी ही उसमें खो गई थी। अब उसे बिल्कुल भी ये याद नहीं रहता कि वो लोगों कार में अकेले नहीं, कोई और भी उनके साथ। मेहर की आंखों में अपने लिए ऐसे इमोशन देखकर आदित्य अपनी स्माइल बरकरार रखते हुए खुद थोड़ा सा आगे बढ़कर मेहर के कान पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, बेबी। पता नहीं ऐसा क्या था उसकी आवाज में, मेहर की आंखें अपने बंद हो जाती है और वो अपनी जगह पर बिल्कुल जम जाती है और उसे होश आता है कि वो अभी क्या करने वाली थी। मेहर को ऐसे रुका देखकर आदित्य समझ जाता है मेहर अपने सेंस में वापस आ गई है। ये महसूस कर आदित्य उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, बेबी अपने अरमानों को जरा काबू करो, क्योंकि यहाँ पर हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारी प्रिंसेस भी है। इतना कहकर आदित्य मेहर के कान पर हल्के से बाइट कर उसे दूर होकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। आदित्य के दूर जाते ही मेहर झट से अपनी सीट पर बैठकर अपना सीट बेल्ट लगती है और फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है। मेहर का ऐसा रिएक्शन देखकर आदित्य को हंसी आ जाती है। उसकी हंसी की आवाज सुनकर मेहर समझ जाती है कि वो उसके ऊपर ही हंस रहा था। वही आरोही जो कार से बाहर देख रही थी, वो अपने डैड की हंसी की आवाज सुनकर आरोही बाहर से ध्यान हटाकर पूछती है, डैड आप क्यों हंस रहे हो। आरोही की बात सुनकर आदित्य अपनी हंसी को कंट्रोल कर बोला, कुछ नहीं प्रिंसेस, बस मुझे अपने फ्रेंड का एक जोक याद आ गया इसलिए मुझे हंसी आ गई, आप अपनी आइसक्रीम एंजॉय करो। उसकी बात सुनकर आरोही आगे कुछ और नहीं पूछती है, वापस से विंडो के बाहर देखने लगती है। वही आदित्य एक नजर आरोही को देखता है, फिर धीरे आवाज में मेहर से बोला, वैसे बेबी अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा मन हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्रिंसेस से कह दूंगा कि उसके मम्मा डैडा कुछ करने वाले हैं तो वो इधर ना देखे। बताओ बेबी तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में। ये कहकर वो शरारत से अपनी एक आई विंक कर देता है। आदित्य की बात सुनकर मेहर का मन कर रहा था कि काश इस वक्त वो कहीं छुप जाए। मेहर आदित्य पर ध्यान ना देखकर कार स्टार्ट कर बढ़ा देती है। आदित्य मेहर को कुछ रिएक्ट ना करते देखकर गौर से उसे देखने लगता है। कुछ देर मेहर को देखने के बाद आदित्य म्यूजिक सिस्टम ऑन कर बाहर देखने लगता है। मेहर ड्राइविंग करते हुए आदित्य की तरफ मुड़कर एक बार उसे देखती है, जिसका ध्यान अब बाहर की तरफ था।
शिखा अपने डांस की प्रैक्टिस इस वक्त टेरेस पर कर रही थी। शिखा हर एक स्टेप को बहुत ही खूबसूरती के साथ कर उसके हर एक स्टेप में परफेक्शन दिख रहा था। उसकी इतने दिनों की मेहनत का असर साफ नजर आ रहा था। शिखा का पूरा ध्यान सिर्फ अपने स्टेप्स पर था। वही कोई था जो शिखा को नचाते हुए देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वो बहुत ही प्यार से शिखा को देखने में बिजी हो गया था कि उसका ध्यान अपने मोबाइल के दूसरी तरफ वाले इंसान की आवाज को सुनकर टूटता है। दूसरे तरफ वाले इंसान की आवाज सुनकर रोहन बाद में कॉल करने का बोलकर फोन कट कर देता है और वापस से शिखा को देखने लगाता है। धीरे से अपने कदम शिखा को तरफ बढ़ा देता है। वही रोहन के हर बढ़ते कदम के साथ उसकी धड़कनें अलग ही शोर करने लगी थी। शिखा अभी नाच ही रही थी कि अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है। शिखा को जैसे ही फील होता है कि वो गिरने वाली है तो चोट लगने के डर से वो अपनी आंखें बंद कर भगवान से प्रे करने लगती है। प्लीज गॉड मुझे बचा लो, कल मेरा कंपटीशन है, प्लीज मुझे मत गिरने दो भगवान। शायद शिखा अपने पूरे दिल से भगवान से प्रार्थना कर रही थी। इसलिए रोहन जब शिखा का बैलेंस बिगड़ते देखता है तो वो जल्दी से लंबे कदम लेकर शिखा को कमर से पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। वही शिखा को जब महसूस होता है कि वो गिरी नहीं है और किसी ने उसे उसकी कमर से पकड़कर गिरने से बचा लिया है, तो धीरे से अपनी एक आंख खोलकर खुद को बचाने वाले का चेहरा देखने लगती है। खुद को बचाने वाले का चेहरा देखकर शिखा के फेस पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और अपने दोनों हाथों को रोहन के गले लपेटकर उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने दिल का हाल बताते हुए बोली, मैं तुम्हें जिंदगी भर मोहब्बत कर सकती हूँ, बस तुमसे इतनी सी उम्मीद कर रही हूँ कि तुम भी मुझे मोहब्बत करो। शिखा की बात सुनकर रोहन बिना कुछ रिएक्ट करे उसे अच्छे से खड़ा कर उसे वही छोड़कर चला जाता है। वही रोहन को ऐसे मुंह फेर कर जाते देखकर शिखा को अपने दिल एक टीस सी उठती है। हर बार जब भी शिखा रोहन के सामने अपने दिल के जज्बात जाहिर करती है तो रोहन उसे इग्नोर करके चला जाता है। शिखा से दूर आने के बाद रोहन अपने दिल वाली जगह पर हाथ रख अपनी तेज धड़कनों को महसूस कर उस पल को सोचने लगता है जब शिखा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर वो लाइंस बोली थी। तो वो भी उसे बताना चाहता था कि उसके दिल में क्या है उसके लिए, लेकिन हमेशा की तरह उसने अपने दिल में उमड़ रहे जज्बातों को काबू कर उसे अकेला छोड़कर वहां से भाग आया। जैसे रोहन को अपना शिखा के साथ ये बेरुखी याद आती है, वो गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है। वो ही जानता है कि किस तरह से उसने खुद को रोक रखा है, खुद से ये कहकर कि वो उसके लायक नहीं। शिखा उससे अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है, ना कि उसके जैसे। रोहन को हर बार बस भगवान से यही शिकायत रहती है कि क्यों उसने उसके साथ वो सब होने दिया। अगर बचपन में पहले ही वो मेहर की फैमिली को मिल गया होता तो इसके साथ वो कभी नहीं होता जो हुआ था, और आज वो भी किसी से प्यार कर उसके साथ अपनी खुद की फैमिली बनाता। ये सब सोचकर रोहन को ऐसा लगता जैसे उसे सांस ही नहीं आ रही हो। इसलिए वो जल्दी से अपनी पॉकेट को छूकर कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मिल ही नहीं रहा था। इसलिए वो जैसे तैसे सीढ़ियों का सहारा लेकर उतरने लगता है। रोहन लड़खड़ाते हुए फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर तक पहुंच जाता है। बढ़ते वक्त के साथ रोहन की हालत खराब होती जा रही थी कि तभी वहां से गुजर रहे नरेन जी और नीलम जी की नजर उस पर चली जाती है। जैसे नीलम जी रोहन की हालत देखती है तो उनका दिल धक से रह जाता है। वो नरेन जी का हाथ पकड़कर घबराते हुए उनकी तरफ देखती है। वहीं नरेन जी तो खुद हैरानी से रोहन को देख रहे थे। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि आज इतने सालों बाद रोहन को पैनिक अटैक क्यों आ रहा है। क्या किसने उसके जख्मों को खुरदे दिया। ये सब सोचकर नरेन जी का दिमाग खराब हो रहा था, और जब उन्हें अपने हाथ पर नीलम जी की पकड़ और घबराहट से उन्हें कपटते हुए देखकर वो उन्हें हौसला देते हुए बोले, शांत हो जाओ नीलू, मैं कुछ करता हूँ, प्लीज खुद को संभालो, अभी हमें रोहन को संभालना है। अगर तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो उसे कौन संभालेगा। नरेन जी के प्यार भरे शब्द सुनकर नीलम जी खुद को संभालते हुए बोली, हाँ नरेन आप ठीक कह रहे हैं, चली जल्दी रोहन के पास। ये बोलकर वो जल्दी से रोहन की तरफ जाने लगती है। नरेन जी भी नीलम जी के पीछे अपने लंबे लंबे कदम लेकर चल देते हैं। दोनों अभी रोहन के पास पहुंचते कि रोहन गिरने लगता है। उसे गिरते देखकर नीलम जी घबराहट के मारे उनके पैर जैसे अपनी जगह जम जाए हैं और वो जोर चिल्लाती है, रोहन। वही उनकी तेज आवाज सुनकर नरेन जी पीछे से उन्हें पकड़ हिलाते हुए बोले, देखो रोहन ठीक है, उसे अर्नव ने गिरने से बचा लिया, आप संभालिए और चलिए। अर्नव जो अभी अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे ही जा रहा था कि अचानक से उसकी नजर रोहन की तरफ चली जाती है और वो देखता है रोहन गिरने वाला है, तो वो भागकर उसे कंधों से पकड़कर गिरने से बचा लेता है। रोहन को हर बार बस भगवान से यही शिकायत रहती है कि क्यों उसने उसके साथ वो सब होने दिया। अगर बचपन में पहले ही वो मेहर की फैमिली को मिल गया होता तो इसके साथ वो कभी नहीं होता जो हुआ था, और आज वो भी किसी से प्यार कर उसके साथ अपनी खुद की फैमिली बनाता। ये सब सोचकर रोहन को ऐसा लगता जैसे उसे सांस ही नहीं आ रही हो। इसलिए वो जल्दी से अपनी पॉकेट को छूकर कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मिल ही नहीं रहा था। इसलिए वो जैसे तैसे सीढ़ियों का सहारा लेकर उतरने लगता है। रोहन लड़खड़ाते हुए फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर तक पहुंच जाता है। बढ़ते वक्त के साथ रोहन की हालत खराब होती जा रही थी कि तभी वहां से गुजर रहे नरेन जी और नीलम जी की नजर उस पर चली जाती है।
जैसे नीलम जी रोहन की हालत देखती है तो उनका दिल धक से रह जाता है। वो नरेन जी का हाथ पकड़कर घबराते हुए उनकी तरफ देखती है। वहीं नरेन जी तो खुद हैरानी से रोहन को देख रहे थे। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि आज इतने सालों बाद रोहन को पैनिक अटैक क्यों आ रहा है। क्या किसने उसके जख्मों को खुरदे दिया, ये सब सोचकर नरेन जी का दिमाग खराब हो रहा था। और जब उन्हें अपने हाथ पर नीलम जी की पकड़ और घबराहट से उन्हें कपते हुए देखकर वो उन्हें हौसला देते हुए बोले, शांत हो जाओ नीलू, मैं कुछ करता हूँ, प्लीज खुद को संभालो, अभी हमें रोहन को संभालना है। अगर तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो उसे कौन संभालेगा। नरेन जी के प्यार भरे शब्द सुनकर नीलम जी खुद को संभालते हुए बोली, हाँ नरेन, आप ठीक कह रहे हैं, चली जल्दी रोहन के पास। ये बोलकर वो जल्दी से रोहन की तरफ जाने लगती है। नरेन जी भी नीलम जी के पीछे अपने लंबे लंबे कदम लेकर चल देते हैं। दोनों अभी रोहन के पास पहुंचते कि रोहन गिरने लगता है। उसे गिरते देखकर नीलम जी घबराहट के मारे उनके पैर जैसे अपनी जगह जम जाए हैं और वो जोर चिल्लाती है, रोहन। वही उनकी तेज आवाज सुनकर नरेन जी पीछे से उन्हें पकड़ हिलाते हुए बोले, देखो रोहन ठीक है, उसे अर्नब ने गिरने से बचा लिया, आप संभालिए और चलिए। अर्नब जो अभी अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे ही जा रहा था कि अचानक से उसकी नजर रोहन की तरफ चली जाती है और वो देखता है रोहन गिरने वाला है तो वो भागकर उसे कंधों से पकड़कर गिरने से बचा लेता है।